हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आरएच क्राइटेरिया के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं राउथ आर्विट्स क्राइटेरिया। तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया होता है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस में। जब हम लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है उसकी जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं आरएच क्राइटेरिया। तो हमें पता है सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो सिस्टम होगा वो कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा और कब मार्जिनल स्टेबल होगा। अगर हमें पोल्स अगर पता हो एस प्लेन में किधर लाया कर रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बता सकते हैं कि जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल या फिर मार्जिनल स्टेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है एस प्लेन, यहाँ पर ये एस प्लेन का ये आर एच एस होगा और ये होगा एल एच एस। तो अगर पोल्स अगर एल एच एस में अगर लाया करते हैं तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो स्टेबल सिस्टम होगा। मगर एक भी पोल आर एच एस में नहीं लाया करना चाहिए और इमेजिनरी एक्सिस पर भी एक भी पोल्स लाया नहीं करना चाहिए। तो अगर पोल्स अगर एल एच एस में अगर सिर्फ और सिर्फ एल एच एस में अगर पोल्स लाया करते हैं तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो स्टेबल सिस्टम होगा। सिमिलरली अगर पोल्स अगर आर एच एस में लाया करता है और एक भी पोल्स अगर एल एच एस में नहीं है तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो होता है अनस्टेबल सिस्टम। सिमिलरली अगर हम लोग देखें अगर इमेजिनरी एक्सिस पर अगर पोल्स अगर लाया कर रहे हो तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एल एच एस में भले से कितने भी पोल एग्जिस्ट करें, मगर अगर आर एच एस में अगर एक भी पोल चले जाता है उसका मतलब सिस्टम होगा अनस्टेबल। मतलब आर एच एस में पोल्स गए इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल सिस्टम। और सिमिलरली जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पर भी जो पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अगर पोल्स अगर रिपीटेड होते हैं तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से जो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कब सिस्टम स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा और कब मार्जिनल स्टेबल होगा। यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला अगर ट्रांसफ़र फंक्शन कंसीडर करें जी ऑफ एस इक्वल टू के इंटू एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस प्लस बी, और यहाँ पर ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन और यहाँ पर ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं और इसको हम लोग सेकंड ऑर्डर इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास अगर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर थर्ड ऑर्डर इक्वेशन अगर दे दी जाती है तो उस केस में हम लोग जो नंबर ऑफ़ पोल्स है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ पोल्स के रेस्पेक्ट में हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनल स्टेबल होगा। मगर अगर फिफ्थ ऑर्डर इक्वेशन दे दिया जाए या फिर सिक्स्थ ऑर्डर इक्वेशन दे दिया जाए या फिर सेवन्थ ऑर्डर इक्वेशन दे दिया जाए या फिर हायर ऑर्डर इक्वेशन दे दिया जाए तो उस केस में जो नंबर ऑफ़ पोल्स है, नंबर ऑफ़ पोल्स को फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन केस जो नंबर ऑफ़ इनफैक्ट जो नंबर ऑफ़ पोल्स होते हैं वो हमें मिलते ही नहीं है। तो जब हमें नंबर ऑफ़ पोल्स ही नहीं मिल पाएंगे तो उस केस में हम लोग सिस्टम कब स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा और मार्जिनल स्टेबल होगा ये हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो हायर ऑर्डर इक्वेशन के केस में जो नंबर ऑफ़ पोल्स होता है उसको फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जब हमारे पास नंबर ऑफ़ पोल्स की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो उस केस में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनल स्टेबल। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया तो ये वाले केस में जो नंबर ऑफ़ पोल्स होता है उसको फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हमारे पास अगर हायर ऑर्डर इक्वेशन दे दी जाती है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यही रीज़न के वजह से एक टेक्निक आती है जिसको हम लोग बोलते हैं आर एच टेक्निक, या फिर बोल सकते हैं क्राइटेरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर एच क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया के हेल्प से अगर हमारे पास अगर हायर ऑर्डर इक्वेशन अगर दे भी होता है उसके बाद भी हम लोग जो नंबर ऑफ़ पोल्स होता है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और जो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके का जो इक्वेशन होता है ये होता है हायर ऑर्डर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एस टू द पावर 6 प्लस 5 एस टू द पावर 5 प्लस 4 एस टू द पावर 4, ये इस तरीके का जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर इक्वेशन। तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, अब तक के हमने ये डिस्कस किया अगर हमें कोई हायर ऑर्डर इक्वेशन दे दिया जाता है तो हायर ऑर्डर इक्वेशन के केस में जो नंबर ऑफ़ पोल्स होता है उसको फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसी रीज़न के वजह से हम लोग कंसिडर करते हैं एक टेक्निक या फिर बोलते हैं क्राइटेरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर एच क्राइटेरिया। आर एच क्राइटेरिया के हेल्प से जो नंबर ऑफ़ पोल्स होते हैं उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने ऑर्डर का इक्वेशन है, फिफ्थ ऑर्डर इक्वेशन है, सिक्स्थ ऑर्डर इक्वेशन है या फिर सेवन्थ ऑर्डर इक्वेशन है। तो आर एच क्राइटेरिया में सबसे पहला एक टूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और वो जो टूल होता है उसी की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं नंबर ऑफ़ पोल्स। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है उसको डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो पोल्स होता है जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा डिफाइन होती है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए। जो स्टेबिलिटी होती है वो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए या फिर बोल सकते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए डिफाइन होती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है।
और जो पोल्स होते हैं क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के, वो हमें ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा या फिर मार्जिनल स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं सबसे पहले क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया ये है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, जो कि है जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ये 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस ये हमें दे देगा पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। और जब इसको हम लोग जीरो के साथ इक्वेट करें तो उस केस में हमें जो इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू जीरो, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमने जो ऑब्टेन किया है 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू जीरो, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी हमें कुछ इस तरीके के इक्वेशन दे दिए गए होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ इस तरीके का अगर हमें ट्रांसफ़र फंक्शन दे दिया जाता है जी ऑफ एस इक्वल टू के इंटू एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस बी, तो ये पूरे ट्रांसफ़र फंक्शन को हमें ये फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है एस टू दी पावर 6 प्लस 5 एस टू दी पावर 5 प्लस 4 एस टू दी पावर 4 प्लस 3 एस टू दी पावर 3। यहाँ पर ये वाले फंक्शन के लिए स्टार्टिंग होगा एस टू दी पावर 2, मतलब जो एस का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो होगा एस टू दी पावर 2, एस टू दी पावर 6 नहीं होगा। तो सिर्फ जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हमें कुछ इस तरीके का अगर ट्रांसफ़र फंक्शन अगर दे दिया जाता है तो हमें ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसको हमें ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन को ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला इक्वेशन। हैंस ये जो इक्वेशन होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो RH क्राइटेरिया होता है वो हमें बताता है कि जो पोल्स हो गए वो LHS में हो गए, RH में हो गए या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर हो गए। RH क्राइटेरिया के हेल्प से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पोल्स हो गए वो या तो LHS में हो गए, या तो RHS में हो गए, या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर हो गए। मगर जो RH क्राइटेरिया होता है वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता पोल्स की। फॉर एग्जांपल पोल्स अगर LHS में अगर लाई कर रहे तो LHS में कौन सी ऐसी पोजीशन पर पोल्स लाई करेंगे वो हमें RH क्राइटेरिया नहीं बताता। सिमिलरली अगर RHS में लाई कर रहे तो RHS में कौन सी पोजीशन पर लाई करेंगे ये हमें RH क्राइटेरिया नहीं बताता। सिमिलरली अगर इमेजिनरी एक्सिस पर अगर लाई कर रहे हो तो इमेजिनरी एक्सिस पर कौन से पोजीशन या फिर कौन से पॉइंट पर लाई करेगा पोल वो हमें नहीं बताता RH क्राइटेरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग सबसे पहला नोट करेंगे कि जो RH क्राइटेरिया होता है वो हमें नहीं बताता एग्जैक्ट लोकेशन पोल्स की जो कि LHS में लाई करेंगे, RHS में या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगे। तो जैसे कि हमने सबसे पहला स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था RH क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? RH क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब RH क्राइटेरिया में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो होता है टूल, और इसी के हेल्प से हम लोग फॉर्म करते हैं RH टेबल, और हम लोग डिफाइन करते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनल स्टेबल होगा। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग RH क्राइटेरिया के हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ पोल्स, कितने पोल्स हो गए उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पोल्स हो गए वो LHS में हो गए, RHS में हो गए या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर हो गए एस प्लेन में। तो सेकंड पॉइंट होगा वी कैन कंक्लूड नंबर ऑफ पोल्स इन LHS RHS एंड ऑन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ एस प्लेन। हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पोल्स हो गए वो या तो LHS में हो गए, RHS में हो गए या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर हो गए। जो RH क्राइटेरिया होता है वो हमें बताता है सिस्टम की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। मतलब RH क्राइटेरिया के हेल्प से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पोल्स होगा वो या तो LHS में होगा या फिर RHS में होगा या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें दे दिया गया है, हायर ऑर्डर इक्वेशन दे दिया गया है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हमें हायर ऑर्डर इक्वेशन दे दिया गया है। हायर ऑर्डर इक्वेशन के हेल्प से हमने फॉर्म किया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब ये वाला इक्वेशन फॉर्म किया। फिर उसके बाद ये वाला जो इक्वेशन है इसको कंसिडर करते हुए हमें RH क्राइटेरिया ये बता देता है कि जो पोल्स हो गए वो LHS में हो गए या फिर RHS में हो गए या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर हो गए। अगर एक भी पोल अगर RHS में आता है तो सिस्टम अनस्टेबल, LHS में अगर पोल्स है, RHS में एक भी पोल्स नहीं है, सिस्टम स्टेबल, इमेजिनरी एक्सिस पर पोल्स लाया कर रहे हैं, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें वी कैन डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो के की जो वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गेन, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। हमें पता है सिस्टम अगर मार्जिनल स्टेबल होता है तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो ऑसिलेट कर रहा होता है, और वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टेबल सिस्टम या फिर बोल सकते हैं ऑसिलेटरी सिस्टम। तो ऑसिलेटरी सिस्टम में जो ऑसिलेशन के साथ एसोसिएटेड
जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द RH क्राइटेरिया। तो RH क्राइटेरिया के कुछ इतने पॉइंट्स होते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ इतने सिग्निफिकेंस होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, RH क्राइटेरिया का जो टूल होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंसिडर करते हुए हम लोग बनाते हैं RH टेबल। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s टू द पावर 6 प्लस 5s टू द पावर 5 प्लस 4s टू द पावर 4 प्लस 3s टू द पावर 3 प्लस 2s टू द पावर 2 प्लस s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हमने कंसिडर किया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो हम लोग इसको बोल रहे थे 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला, और ये वाले इक्वेशन के हेल्प से यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हमने ये वाले इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन का जो कन्वर्जन है ये वाले फॉर्म में हो रहा है। कौन से इक्वेशन के वजह से हो रहा है? ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो फर्स्ट हम लोग इनिशियली ये डिस्कस करेंगे कि जो RH टेबल होता है उसको हम लोग किस तरीके से टैबुलेट करते हैं, और उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद फर्दर जितने भी जो कॉन्सेप्ट हो गया, फिर जो RH टेबल को जब हमें अगर टैबुलेट करना होगा आगे के कॉन्सेप्ट में, तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली हम लोग चीज़ों को कंसिडर करते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम RH टेबल को टैबुलेट कर रहे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे RH टेबल के बारे में। तो ये जो टेबल होता है इसको हम लोग बोलते हैं RH टेबल। तो इसको हम लोग कैसा फॉर्म करें? s टू द पावर 6, s टू द पावर 5, s टू द पावर 4, s टू द पावर 3, s टू द पावर 2, s टू द पावर 1 और ये s टू द पावर 0। ये जितने भी जो s टू द पावर वाले जो एलिमेंट्स हो गए या फिर बोल सकते हैं जो टर्म्स हो गए उसको हम लोग वर्टिकली अरेंज कर लेंगे। s टू द पावर 6, s टू द पावर 5, s टू द पावर 4, s टू द पावर 3, s टू द पावर 2, s टू द पावर 1, s टू द पावर 0। तो यहाँ पर ये जितने भी जो s टू द पावर वाले जो टर्म्स है उसको हमने अरेंज कर लिया एक कॉलम में कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हमें कंसीडर करना है सबसे पहला क्या, s टू द पावर 6। तो ये जो s टू द पावर 6 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, तो उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर हमने 1 को कंसीडर किया। s टू द पावर 5 को स्किप करते हुए s टू द पावर 4 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 4, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। सिमिलरली s टू द पावर 3 को स्किप करते हुए s टू द पावर 2 उसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर हमने कंसीडर किया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हो जाएगा s टू द पावर 0, आई मीन s टू द पावर 1, यहाँ पर ये है s टू द पावर 2, यहाँ पर ये हो जाएगा s टू द पावर 1, यहाँ पर ये हो जाएगा s टू द पावर 0। तो जो s टू द पावर 0 उसका कोएफिशिएंट हमें यहाँ पर कंसीडर करना है जो कि होगा 1। मतलब हमें अल्टरनेटिवली चीज़ों को कंसीडर करते जाना है। पहले हमने s टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट कंसीडर किया जो कि है 1, फिर उसके बाद s टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट जो कि है 4, फिर उसके बाद s टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट जो कि है 2, फिर उसके बाद s टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट s टू द पावर 1 को स्किप करते हुए s टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट जो कि होगा 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो हमें यहाँ पर अल्टरनेटिवली चीज़ों को कंसीडर करना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब हम लोग s टू द पावर इवन वाले टर्म्स को कंसीडर करेंगे तो उस केस में s टू द पावर ऑड वाले जो टर्म्स होंगे उसको हम लोग स्किप करते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो फर्स्ट रो होगा उसको हम लोग फिल करेंगे। सिमिलरली जो सेकंड रो है वो स्टार्ट हो रही है s टू द पावर 5 से। तो ये जो s टू द पावर 5 है उसका हमें पहला कोएफिशिएंट कंसीडर करना होगा जो कि होगा 5। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया s टू द पावर 5, तो मतलब s टू द पावर ऑड वाले टर्म्स हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो जब हम लोग s टू द पावर ऑड वाले टर्म्स कंसीडर करेंगे तो उस केस में जो s टू द पावर इवन वाले जो टर्म्स होंगे उसको हम लोग स्किप करते जाएंगे। मतलब हमने कंसीडर किया s टू द पावर 5, इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 5, s टू द पावर 4 को स्किप करते हुए s टू द पावर 3, इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 3, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। s टू द पावर 2 को स्किप करते हुए s टू द पावर 1, इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और यहाँ पर ये होगा 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 5 होगा उसको हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 20, माइनस साइन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में हमें मिलेगा 3, और पूरे को डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 के साथ तो उस केस में हमें मिलेगा 17 डिवाइडेड बाय 5। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 होगा उसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1, 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 हमें मिल जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली जो 5 होगा उसको हम लोग ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ये जो 1 होगा उसको हम लोग 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1। सिमिलरली यहाँ पर होगा 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 17 डिवाइडेड बाय 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर माइनस साइन
5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 5 के साथ, फिर उस केस में पूरे को हम लोग डिवाइड कर देंगे 17 डिवाइडेड बाय 5 के साथ। तो मान लेते हैं हमें कुछ एलिमेंट मिला और वो जो एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया a, और यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा जिसको हमने कंसिडर कर लिया x। सिमिलरली जो ऐसा पूरा जो टेबल होगा उसको हम लोग टैबुलेट करते जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा a, यहाँ पर मान लेते b मिला, यहाँ पर हमें मिला c, यहाँ पर हमें मिला d। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो टेबल होगा उसको हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पर ये 1 को 3 के साथ, 5 को 4 के साथ, पूरे को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। फिर उसके बाद 5 को 2 के साथ, 1 को 1 के साथ, पूरे को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। सिमिलरली हमें मिलते जाएगा ऐसा रो। फिर उसके बाद 17 डिवाइडेड बाय 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को 9 डिवाइडेड बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और पूरे को डिवाइड कर देना है 17 डिवाइडेड बाय 5 के साथ। और कुछ इस तरीके से पूरा जो टेबल होगा उसको हम लोग टैबुलेट करेंगे। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर हमें मिला a, यहाँ पर हमें मिला b, यहाँ पर c, यहाँ पर d, यहाँ पर x। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमें ऑब्जर्व क्या करना है, यहाँ पर हमें कंसीडर करना है फर्स्ट कॉलम। ये होगा फर्स्ट कॉलम, ये हमने कंसीडर किया, ये है फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 1, 5, 17 डिवाइडेड बाय 5 a, b, c, d। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है फर्स्ट कॉलम। तो हमें देखने का है जो फर्स्ट कॉलम है उसमें साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। साइन चेंज मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम के जितने भी जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो पूरे तरीके से पॉजिटिव होना चाहिए या फिर पूरे तरीके से नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये सब अगर पूरे तरीके से पॉजिटिव होते हैं और सब अगर पूरे तरीके से अगर नेगेटिव होते हैं तो उस केस में जो साइन चेंज होगा वो होगा 0। और जो नंबर ऑफ साइन चेंज होता है वो बराबर में होता है नंबर ऑफ पोल्स ऑन RHS। जितना साइन चेंज होगा वो बराबर में होगा नंबर ऑफ पोल्स ऑन RHS। फॉर एग्जांपल अगर साइन चेंज अगर 2 होता है तो इसका मतलब RHS में जो पोल्स होंगे वो होंगे 2, और जैसे ही RHS में अगर 2 पोल चले जाते हैं तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। यहाँ पर ये जितने भी जो फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है उसको हमने पॉजिटिव साइन से कंसीडर किया है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है सेम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, मगर यहाँ पर हमें 2 साइन चेंज दिखाई देगा। यहाँ पर हमने कंसीडर किया 1, यहाँ पर ये है 5, यहाँ पर ये है 17 डिवाइडेड बाय 5 जो कि प्लस साइन के साथ है, और यहाँ पर ये है a और यहाँ पर ये माइनस साइन है। फिर उसके बाद b, c, d। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्लस से माइनस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्लस से माइनस एक साइन चेंज हो रही है, माइनस से प्लस यहाँ पर 2 साइन चेंज हो रही है। तो अगर फर्स्ट कॉलम में अगर कुछ इस तरीके से अगर साइन चेंज अगर हो रही हो तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो अनस्टेबल होता है, और जितनी भी जो साइन चेंज होती है वो बराबर में होती है पोल्स इन RHS। तो यहाँ पर 2 साइन चेंज हो रही है, इसका मतलब RHS में 2 पोल लाया करेंगे और जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल सिस्टम। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ साइन चेंज होता है बराबर में होता है नंबर ऑफ पोल्स ऑन RHS। अगर 2 साइन चेंज है इसका मतलब 2 RHS में पोल्स लाया करेंगे। अगर 3 साइन चेंज होता है तो उस केस में RHS में 3 पोल्स लाया करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमें नोट डाउन करते जाना है सब पॉइंट्स। सबसे पहला जो टूल होता है RH क्राइटेरिया का, या फिर बोल सकते हैं जो बेंचमार्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंसीडर करते हुए हम लोग बनाते हैं RH टेबल, और RH टेबल में हम लोग फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को देखते हैं। इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम इज़ इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, अगर सभी एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के या तो पूरी तरीके से पॉजिटिव होते या फिर पूरे तरीके से नेगेटिव होते तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो स्टेबल सिस्टम होगा। अगर एक एलिमेंट या फिर एक भी कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव और दूसरा अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। या फिर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं अगर साइन चेंज अगर होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। इफ़ देयर इज साइन चेंज देन द सिस्टम इज़ अनस्टेबल। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर 2 साइन चेंज हो रही है, प्लस से माइनस 1 साइन चेंज, माइनस से प्लस 2 साइन चेंज। तो यहाँ पर 2 साइन चेंज हो रही है, इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा क्योंकि RHS में 2 पोल्स लाए करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये नोट डाउन करते जाना है। सबसे पहला जो RH क्राइटेरिया होता है वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता कि पोल्स LHS, RHS और इमेजिनरी एक्सिस पर अगर लाए करते हैं तो उनकी पोजीशंस किधर होगी। सिमिलरली जो RH क्राइटेरिया होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है जो कि होता है इंपॉर्टेंट टूल। फिर उसके बाद हम लोग RH टेबल टैबुलेट करते हैं, और RH टेबल टैबुलेट करने के बाद हम लोग फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को देखते हैं। अगर सभी एलिमेंट या तो पॉजिटिव और अगर सारे एलिमेंट अगर सारे के सारे अगर नेगेटिव होते तो उस केस में जो साइन चेंज है वो 0 है और जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s⁴ प्लस 2s⁴ 3 प्लस 3s⁴ 2 प्लस 4s प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पोल्स इन RHS ऑफ S प्लेन। तो जो S प्लेन का जो RHS है वहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पोल्स। तो यहाँ पर सबसे पहला जो RH टेबल होगा उसको हम लोग टैबुलेट करेंगे s⁴ s⁴ 3 s⁴ 2 s⁴ 1 s⁴ 0। s⁴ इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1 जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया।
एस टू दी पावर 3 को स्किप करते हुए एस टू दी पावर 2 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 3, जिसको हमने यहाँ पर एज्यूम किया। एस टू दी पावर 1 को स्किप करते हुए एस टू दी पावर 0 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 5, जिसको हमने यहाँ पर एज्यूम किया। सिमिलरली एस टू दी पावर 3, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एस टू दी पावर 3 हमें दिया है, मतलब एस टू दी पावर ऑड वाले हमें टर्म्स कंसिडर करना है। एस टू दी पावर ऑड के जो टर्म्स हो गए उसका हमें कोएफिशिएंट कंसिडर करना है। तो एस टू दी पावर 3 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। एस टू दी पावर 2 को स्किप करते हुए एस टू दी पावर 1 इसका जो कोएफिशिएंट है 4, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी हम लोग ये वाला एलिमेंट, जब ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है, बहुत से केसेस में जब ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको जब हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो उस केस में यहाँ पर 0 आएगा। तो बहुत से केसेस में हम लोग ये देखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर कंप्यूटेशनल ईज़ के लिए यहाँ पर ये जो 5 होगा वो ये वाले कॉलम में आ जाएगा, मगर ये रो को स्किप करते हुए मतलब यहाँ पर। सिमिलरली जो 5 आएगा, ये जो 5 है यहाँ से ये वाले कॉलम में आ जाएगा, मगर ये वाली रो को स्किप करते हुए मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कंप्यूटेशनल ईज़ के लिए या फिर हम लोग बोल सकते हैं टाइम सेविंग के लिए हम लोग ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने जो शिफ्टिंग जो कंसिडर करी है उसके लिए भी एक कंडीशंस होती है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 4 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 4, और ये जो 2 होगा वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिलेगा 6। तो हमें मिल जाएगा 4 - 6 डिवाइडेड बाय ये पूरा 2। तो जो आउटकम होगा वो होगा 2, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली जो 2 होगा उसको हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 1 होगा उसको हम लोग 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और पूरे को डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 के साथ। तो यहाँ पर पूरे को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5। सिमिलरली यहाँ पर 0 होगा। अभी यहाँ पर ये जो 2 होगा उसको हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 है इसको हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 2 है इसको हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और पूरे को डिवाइड कर देंगे ये 2 के साथ। तो उस केस में जो आउटकम आएगा उसको हमने कंसिडर किया यहाँ पर ये -1। यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर हमें 5 है, और यहाँ पर ये 0, और यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें सिर्फ देखना है फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से +2 से -1 यहाँ पर एक साइन चेंज, -1 से +5 यहाँ पर है 2 साइन चेंज। तो जो नंबर ऑफ़ साइन चेंज है वो है 2। इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ पोल्स हो गया RHS में वो हो गए 2, और जो नंबर ऑफ़ साइन चेंज होता है वो बराबर में होता है नंबर ऑफ़ पोल्स इन RHS। तो जो नंबर ऑफ़ साइन चेंज है वो है 2। इसका मतलब RHS में जो पोल्स लाई करेंगे वो हो गए 2। यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड दी पोल्स इन LHS ऑफ एस प्लेन। यहाँ पर हमें LHS में फाइंड आउट करना है पोल्स कितने हो गए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि RHS में कितने हो गए पोल्स। ये वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि RHS में कितने पोल्स हो गए, मगर यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है LHS में कितने पोल्स हो गए। तो जो LHS में जो पोल्स लाई करेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s⁴ + 2 s⁴ + 3 s⁴ प्लस s + 2 = 0। तो यहाँ पर हम लोग RH टेबल टैबुलेट करेंगे s⁴ 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 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। s⁴ को स्किप करते हुए s⁴ इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 3, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। सिमिलरली ये जो s⁴ है इसको स्किप करते हुए s⁴ उसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो यहाँ पर हमने 2 कंसीडर किया है, तो जो 2 के नीचे जो होगा वो होगा 0। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो 2 होगा वो ये वाले कॉलम में आ जाएगा, एक रो को स्किप करते हुए मतलब यहाँ पर। सिमिलरली ये जो 2 होगा वो ये वाले कॉलम में आ जाएगा, एक रो को स्किप करते हुए मतलब यहाँ पर। सिमिलरली ये जो 1 होगा इसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 - 6। पूरे को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 के साथ, तो उस केस में हमें मिल जाएगा 5/2। सिमिलरली 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिलेगा 0। इसके बाद ये जो 15/2 है इसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 5/2 के साथ, तो उस केस में हमें मिलेगा -15/25। सिमिलरली 5/2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 5/2 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, 0, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया था 2। ये वाला जो 2 है वो ये वाले कॉलम में आ जाएगा, ये रो को स्किप करते हुए मतलब यहाँ पर 2। मतलब ये जो 2 है उसको हमने शिफ्ट करते हुए, ये वाला जो 2 है उसको हमने शिफ्ट करते हुए यहाँ पर लेके आया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ साइन चेंज है वो है 2। इसका मतलब RHS में जो पोल्स हो गए वो हो गए 2। तो जो नंबर ऑफ़ साइन चेंज है वो है 2। इसका मतलब RHS में जो पोल्स हो गए वो हो गए 2। सिमिलरली जो पोल्स जो कि LHS में लाए करेंगे वो बराबर में हो गए,
हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन माइनस पोल्स इन RHS। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो है 4, और जो RHS में जो पोल्स लाया कर रहे हैं वो है 2, तो हमें मिल जाएगा 4 - 2, यहाँ पर अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 2। तो जो पोल्स हो गए LHS में वो हो गए 2। तो जब भी हमें अगर पोल्स अगर LHS में अगर फाइंड आउट करने बोल दिया जाए तो उस केस में हम लोग कंसीडर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर, और उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे पोल्स इन RHS के साथ। तो उस केस में हमें मिल जाएगा पोल्स इन LHS। तो LHS में जो पोल्स हो गए वो सिर्फ 2 ही हो गए। तो यहाँ पर हमने एक और एक इक्वेशन कंसीडर किया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पर ये वाला भी जो फॉर्मूला है इसको भी हमें नोट करना होगा। जब भी हमें LHS में पोल्स फाइंड आउट करने बोल दिया जाए तो उस केस में हमें कंसीडर करना होगा, वी नीड टू कंसीडर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड वी नीड टू सब्ट्रैक्ट विद द पोल्स इन RHS। तो उस केस में हमें मिल जाएगा पोल्स इन LHS। तो इसको भी आप पिन पॉइंट कर लो। हालांकि हम लोग जितने भी जो प्रोसीजर्स हम लोग जो सीखेंगे RH क्राइटेरिया में, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक और एक इक्वेशन कंसीडर किया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s टू दी पावर 4 + 2s टू दी पावर 3 + s + 2 = 0। तो यहाँ पर हम लोग RH टेबल टैबुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा s टू दी पावर 4, s टू दी पावर 3, s टू दी पावर 2, s टू दी पावर 1, s टू दी पावर 0। s टू दी पावर 4 इसका जो कोएफिशिएंट है 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। s टू दी पावर 3 इसको स्किप करते हुए s टू दी पावर 2, तो s टू दी पावर 2 है ही नहीं, s टू दी पावर 2 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया 0। फिर उसके बाद हमें कंसीडर करना है जो लास्ट वाला जो कोएफिशिएंट होगा s टू दी पावर 2 हमने कंसीडर किया s टू दी पावर 0, s टू दी पावर 2 तो 0 है, s टू दी पावर 2 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, ऑब्वियसली हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया s टू दी पावर 0। सिमिलरली s टू दी पावर 1 को स्किप करते हुए s टू दी पावर 0 उसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर ये वाला जो 2 है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 0। सिमिलरली s टू दी पावर 3 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2, और s टू दी पावर 1 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया 1। यहाँ पर ये जो 1 होगा उसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ये 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो उस केस में हमें मिलेगा -0.5। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2, यहाँ पर हमें मिलेगा 0। सिमिलरली इसके आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर हमें मिल जाता है 9, यहाँ पर हमें मिल जाता है 2। तो यहाँ पर ये जो 2 है उसको हमने यहाँ पर लेके आए, एक कॉलम को एक रो को स्किप करते हुए, मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, एक रो को स्किप करते हुए, मतलब यहाँ पर। तो मान लेते हैं हमें सिर्फ कंसंट्रेशन कहाँ करना है, हमें सिर्फ देखना है फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट पॉजिटिव हो रहे हैं या फिर नेगेटिव। फर्स्ट कॉलम हमें सिर्फ कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फर्स्ट कॉलम में हमें एक साइन चेंज मिल रहा है, और जो साइन चेंज है वो है 2, इसका मतलब RHS में जो पोल्स लाया करेंगे वो हो गए 2, और जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पर हमें जो साइन चेंज जो मिल रही है उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो s टू दी पावर 2 वो जो है वो है मिसिंग। तो s टू दी पावर एनी टर्म्स अगर कोई मिसिंग होता है, s टू दी पावर वाला अगर कोई भी टर्म्स अगर मिसिंग होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल, क्योंकि हमें जो साइन चेंज मिलेगी वो फर्स्ट कॉलम में अपीयर करेगी। तो वैन एवर एनी पावर ऑफ s इज़ मिसिंग, s का कोई भी पावर अगर मिसिंग होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होने वाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें नोट करना होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो साइन चेंज है वो है 2, हैंस जो नंबर ऑफ पोल्स हो गए RHS में वो हो गए 2, और जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल सिस्टम। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर s का अगर कोई भी टर्म अगर मिसिंग होता है, s टू दी पावर वाला अगर कोई भी टर्म मिसिंग होता है तो सिस्टम अनस्टेबल होने वाला है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया और एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s टू दी पावर 4 + 2s टू दी पावर 3 - 3s टू दी पावर 2 + 2s + 1 = 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें s टू दी पावर 4 है, s टू दी पावर 3 है, s टू दी पावर 2 है, s टू दी पावर 1 भी है। मगर यहाँ पर अब तक के हमने जितने भी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसीडर करता है सभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में प्लस साइन थी, मगर यहाँ पर माइनस साइन अपीयर कर रही है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर माइनस साइन या फिर अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर साइन चेंज होता है तो उस केस में भी जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होने वाला है। इसको अभी हम लोग प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ RH टेबल। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया s टू दी पावर 4, s टू दी पावर 3, s टू दी पावर 2, s टू दी पावर 1, s टू दी पावर 0। s टू दी पावर 4 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। s टू दी पावर 3 को स्किप करते हुए s टू दी पावर 2 उसका जो कोएफिशिएंट है वो है -3, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। s टू दी पावर 1 को स्किप करते हुए s टू दी पावर 0 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। इसके नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो भी होगा 0। s टू दी पावर 3 इसका कोएफिशिएंट है 2, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें s टू दी पावर 1 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया।
2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो उस केस में यहाँ पर हमें मिलेगा -4। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1। -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे -4 के साथ, तो उस केस में हमें यहाँ पर मिलेगा 2.5 और यहाँ पर ये हमें मिल जाता है 1। यहाँ पर ये जो 1 है उसको हमने यहाँ पर लेके आए एक रो को स्किप करते हुए, मतलब यहाँ पर ये वाला जो 1 होगा वो ये वाले कॉलम में आ जाएगा, एक रो को स्किप करते हुए मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइन चेंज हो रहा है और 2 साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब RHS में जो पोल्स हो गए वो 2 हो गए। नंबर ऑफ साइन चेंज इज 2, हैंस सिस्टम इज़ अनस्टेबल, क्योंकि जो RHS होगा वहाँ पर 2 पोल्स लाए करेंगे, RHS में 2 पोल्स लाए करेंगे तो जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम होने वाला है। तो अगर कोई साइन चेंज अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर कोई साइन चेंज होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम होने वाला है। इफ़ एनी साइन चेंज इज देयर इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देन सिस्टम विल बी अनस्टेबल। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर खुद से कोई साइन चेंज होता है तो जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s टू दी पावर 4 + 2s टू दी पावर 3 + 2s टू दी पावर 2 + 48 + 8 = 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये 48 नहीं होने वाला है, ये 48 नहीं होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये 48 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो RH टेबल होगा उसको हम लोग टैबुलेट करेंगे। तो s टू दी पावर 4, s टू दी पावर 3, s टू दी पावर 2, s टू दी पावर 1, s टू दी पावर 0, जितने भी जो कोएफिशिएंट s टू दी पावर वाले जितने भी जो एलिमेंट्स है उसको हमने यहाँ पर वर्टिकली कंसीडर किया। s टू दी पावर 4 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। s टू दी पावर 3 को स्किप करते हुए s टू दी पावर 2 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2। सिमिलरली s टू दी पावर 1 को स्किप करते हुए s टू दी पावर 0 उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 8, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ये वाला जो एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, तो उसके नीचे यहाँ पर ये 0 होगा और यहाँ पर ये 48 नहीं होगा, ये होगा 4 × s टू दी पावर 1, 4 × s टू दी पावर 1 ये वाला टर्म होगा। यहाँ पर ये 48 ना होते हुए ये होगा 4 × s टू दी पावर 1। तो यहाँ पर s टू दी पावर 3 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। s टू दी पावर 2 को स्किप करते हुए s टू दी पावर 1 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 4, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो इस केस में हमें यहाँ पर मिलेगा 0। सिमिलरली 2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 2 है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 1 है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8। तो यहाँ पर सिमिलरली हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हमें कोई भी कॉलम का अगर कोई भी एलिमेंट अगर 0 मिल जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करें। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें 0 मिल गया है तो हमें RH टेबल आगे भी टैबुलेट करना है। तो अगर हमें 0 मिलता है, कोई भी कॉलम का अगर कोई भी एलिमेंट अगर 0 होता है तो उस केस में जो 0 होगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक स्मॉल क्वान्टिटी से, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। और जैसा हम लोग RH टेबल टैबुलेट करते हैं वैसा हम लोग आगे टैबुलेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 0 होगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन से, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो उस केस में हमें मिल जाएगा ये जो एप्सिलॉन होगा, ये 0 को हमने रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन से, तो ये 0 के बदले यहाँ पर एप्सिलॉन अपीयर कर रहा है। तो ये जो एप्सिलॉन होगा उसको हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 8 होगा उसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 4 एप्सिलॉन - 16 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये जो 8 है उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और पूरे को डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन के साथ, तो उस केस में हमें मिला 4 एप्सिलॉन - 16 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। सिमिलरली यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन होगा उसको हम लोग 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के 0 के साथ, और यहाँ पर ये 0 तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें मिलेगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने जो -∞ कंसीडर किया है ना, वहाँ पर हमें ये वाला टर्म मिलेगा 4 एप्सिलॉन - 16 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो अब ये जो 4 एप्सिलॉन के जगह भी हम लोग पुट कर देंगे 0, तो जो लिमिट होगी वो होगी एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो हमें मिल जाएगा 4 × 0 - 16 डिवाइडेड बाय 0। इसके आगे हमें मिल जाएगा 4 - 16 डिवाइडेड बाय 0, अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 0 = -∞। मतलब ये जो पूरा जो टर्म है जो कि यहाँ पर अपीयर कर रहा था तो वो होगा -∞ के बराबर। हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 4 एप्सिलॉन, 8 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 16, और ये जो एप्सिलॉन है उसको हमने डिवाइड किया जो कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और ये वाला जो टर्म होगा वो -∞ की जगह पर लाया करेगा।
फिर उसके बाद ये जो पूरा जो टर्म है 4 एप्सिलॉन माइनस 16 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की जगह हमने पुट कर दिया 0, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 0, हमें मिलेगा 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 0 माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये जो 4 एप्सिलॉन माइनस 16 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ये माइनस इन्फिनिटी के बराबर में, तो यहाँ पर अपीयर करेगा माइनस इन्फिनिटी ये वाले पूरे टर्म के बदले। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 8 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा एक रो को स्किप करते हुए, मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो 8 है वो यहाँ पर आ जाएगा एक रो को स्किप करते हुए, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें साइन चेंज कितना मिल रहा है, साइन चेंज हमें यहाँ पर मिल रहा है 2, इसका मतलब RHS में 2 पोल लाए करेंगे और जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का 0 मिलता है तो उस केस में जो 0 होगा उसको हम लोग एक स्मॉल क्वांटिटी से रिप्लेस कर देंगे, और वो जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। फिर उसके बाद आगे का जो कंप्यूटेशन होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, मतलब जो RH टेबल होगा उसको हम लोग फर्दर फिल करेंगे, और हम लोग जो एप्सिलॉन होगा उसके जगह हम लोग पुट करेंगे 0, और हम लोग देखेंगे कि जो साइन चेंज है वो हो रहा है या फिर नहीं, जो कि एक्जैक्टली हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर हमने ये वाला इक्वेशन ऑब्टेन किया था, फिर उसके बाद हमने एप्सिलॉन 0 पुट किया, तो यहाँ पर हमें मिला माइनस इन्फिनिटी। इफ़ वी गेट एनी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम एज 0, अगर कोई भी एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का अगर हमें 0 मिलता है तो जो 0 होगा देन रिप्लेस 0 बाय स्मॉल क्वांटिटी, तो जो 0 होगा उसको हम लोग स्मॉल क्वांटिटी से रिप्लेस कर देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, और जो इक्वेशन होगा उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे, मतलब जो टेबल होगा उसको हम लोग आगे फिल करेंगे। उसके बाद एप्सिलॉन को हम लोग 0 पुट कर देंगे अगर हमें कुछ इस तरीके का टर्म मिलता है, उसके बाद जो एप्सिलॉन होगा उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे 0, ये टर्म ऑब्टेन होने के बाद एप्सिलॉन की जगह पुट कर देंगे 0, और हम लोग देखेंगे कि साइन चेंज कितना हो रहा है फर्स्ट कॉलम में, और साइन चेंज के हिसाब से जो पोल्स होंगे वो RHS में लाया करेंगे, और जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो ये वाला भी जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें नोट करना होगा। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है हमने यहाँ पर एग्जाम्पल कंसीडर किया है s टू द पावर 5 प्लस s टू द पावर 4 प्लस 2s टू द पावर 3 प्लस 2s टू द पावर 2 प्लस 3s प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑब्टेन किया। अभी RH टेबल को हम लोग टैबुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा s टू द पावर 5, s टू द पावर 4, s टू द पावर 3, s टू द पावर 2, s टू द पावर 1, s टू द पावर 0। s टू द पावर 5 यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर अपीयर करेगा 3, जिसके वजह से जो नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, और यहाँ पर ये जो 15 है वो यहाँ पर अपीयर कर रहा है, मतलब ये वाला जो 15 है वो यहाँ पर अपीयर कर रहा है, तो उसका मतलब इसके नीचे ये 15 के नीचे 0 होगा जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो जब भी हम लोग ये जो लास्ट वाला जो एलिमेंट लिखेंगे कहीं पे भी, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट रो में लिखेंगे, दूसरे रो में, तीसरे रो में, जब भी ये जो लास्ट वाला हम लोग जो एलिमेंट लिखेंगे तो उसके नीचे हमेशा 0 ही आएगा। तो RH टेबल को हम लोग टैबुलेट करते हैं। s टू द पावर 5 4 3 2 1 0 इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। s टू द पावर 5 इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1 जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। s टू द पावर 4 को स्किप करते हुए s टू द पावर 3 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2 जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। s टू द पावर 2 को स्किप करते हुए s टू द पावर 1 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 3 जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली s टू द पावर 4 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1 जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। s टू द पावर 3 को स्किप करते हुए s टू द पावर 2 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2 जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। s टू द पावर 1 को स्किप करते हुए s टू द पावर 0 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 15 जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और 15 के नीचे आ जाएगा 0। सिमिलरली अभी अगर हम लोग आगे कैलकुलेट करें तो ये जो 1 होगा उसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें मिल गया 0, ये कॉलम का एक एलिमेंट 0 है, तो इस 0 को हम लोग एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे। उससे पहला ये जो 1 होगा वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3 माइनस 1 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1, तो हमें मिल जाएगा 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 1, तो हमें मिलेगा माइनस 12, और यहाँ पर ये 0। तो अभी यहाँ पर हमें जो 0 मिला है अभी इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन से, तो यहाँ पर ये 0 के बदले हमने पुट किया एप्सिलॉन। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एप्सिलॉन होगा उसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 एप्सिलॉन, और ये जो 1 होगा इसको हम लोग माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये जो एप्सिलॉन होगा वो, मतलब ये जो एप्सिलॉन है इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2 एप्सिलॉन, यहाँ पर हमने कंसिडर किया 2 एप्सिलॉन। फिर माइनस साइन, फिर माइनस 12 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 12, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्लस 12, पूरे को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन के साथ जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया।
सिमिलरली इसके आगे ये जो एप्सिलॉन होगा उसको हम लोग 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन के साथ, तो उस केस में हमें मिल जाएगा 15। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा जो टर्म है 2 एप्सिलॉन प्लस 12 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, इसको हम लोग -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो एप्सिलॉन है इसको हम लोग 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 15 एप्सिलॉन, पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 एप्सिलॉन प्लस 12 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन के साथ। तो यहाँ पर ये जो -12 है इसको हम लोग 2 एप्सिलॉन प्लस 12 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा -12 इंटू 2 एप्सिलॉन प्लस 12 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। 15 को एप्सिलॉन के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -15 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर अपीयर करेगा -15 एप्सिलॉन, जिसको यहाँ पर शो नहीं किया गया है, मगर यहाँ पर अपीयर करेगा -15 एप्सिलॉन। पूरे को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 एप्सिलॉन प्लस 12 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन से, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया ए। तो ये जो 15 होगा वो यहाँ पर अल्टीमेटली लाई करेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग शिफ्टिंग कंसीडर करें तो जो 15 होगा वो ये वाले कॉलम में आ जाएगा, ये रो को स्किप करते हुए, मतलब यहाँ पर सिमिलरली जो 15 होगा वो ये वाले कॉलम में आ जाएगा, ये रो को स्किप करते हुए, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब भी अगर हम लोग लास्ट वाला एलिमेंट कंसीडर करते हैं, जब भी हम लोग लास्ट वाला एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उसके नीचे ऑब्वियसली 0 अपीयर करेगा, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये लास्ट वाला एलिमेंट, उसके नीचे 0 अपीयर कर रहा है, तो जो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसी को ही हम लोग शिफ्ट करेंगे जिसके नीचे 0 अपीयर करता है। ये 3 को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि 3 के नीचे 0 नहीं है। यहाँ पर ये 15 है और ये 15 लास्ट वाला एलिमेंट है, तो जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसी को ही हम लोग शिफ्ट करेंगे जब ये लास्ट वाले एलिमेंट के नीचे हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो साइन चेंज होगा वो होगा 2, और जो पोल्स हो गए RHS में वो 2 हो गए, और अगर हम लोग LHS में अगर कंसिडर करें तो बराबर में होगा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सब्ट्रैक्टेड विद पोल्स इन RHS। तो जो पोल्स हो गए RHS में वो हो गए सबसे पहला 2, क्योंकि जो साइन चेंज है वो है 2। तो जो पोल्स हो गए LHS में वो हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि होगा 5। यहाँ पर हमें हाईएस्ट ऑर्डर कंसिडर करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, जो कि होगा 5, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया माइनस जो पोल्स होगा RHS में वो होगा 2, तो 5 - 2 यहाँ पर मिल जाएगा 3। तो जो पोल्स होगा LHS में वो होगा 3। तो अब तक के हमने डिस्कस किया है कि जो सिस्टम होगा वो कभी स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर साइन चेंज अगर 0 होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा, क्योंकि RHS में एक भी पोल्स लाई नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर साइन चेंज अगर 0 नहीं होता, अगर हमें 2 साइन चेंज मिलते हैं तो उस केस में RHS में 2 पोल्स लाई करेगा, हैंस जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम होगा। सिमिलरली अगर 3 साइन चेंज अगर लाई करते हैं तो उस केस में RHS में 3 पोल्स लाई करेंगे, हैंस जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मार्जिनल स्टेबल सिस्टम कब मार्जिनल स्टेबल होगा, और अगर हमें रो ऑफ 0 मिलता है RH टेबल में तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s⁵ प्लस s⁴ प्लस 3s⁻³ प्लस 3s⁻² प्लस 2s⁻1 प्लस 2 = 0। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अभी अगर हम लोग RH टेबल अगर टैबुलेट करें तो हमें मिल जाएगा s⁵, s⁴, s⁻3, s⁻2, s⁻1, s⁻0। तो s⁵ इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। s⁴ इसको स्किप करते हुए s⁻3 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 3, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। s⁻2 इसको स्किप करते हुए s⁻1 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें s⁻1 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। उसके नीचे 0 अपीयर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर ये जो 2 है, जो कि हमें ये एरो की टिप इंडिकेट कर रही है, ये 2 का हम लोग शिफ्टिंग नहीं कर सकते। सिमिलरली s⁻4 इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। s⁻3 को स्किप करते हुए s⁻2 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 3, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। s⁻1 को स्किप करते हुए s⁻0 ये वाला जो लास्ट एलिमेंट है, इसका जो ये जो लास्ट एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये जो लास्ट एलिमेंट है वो s⁻0 के साथ एसोसिएटेड है, तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो ये जो लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जा रहा है, तो इसके नीचे होगा 0, तो 0 को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो ये वाले रो में आ जाएगा, ये वाले कॉलम में, एक रो को स्किप करते हुए, मतलब यहाँ पर। सिमिलरली ये जो 2 होगा वो ये वाले कॉलम में आ जाएगा, एक रो को स्किप करते हुए, मतलब यहाँ पर ये जो 1 होगा उसको हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, तो उस केस में हमें यहाँ पर मिलेगा 0। सिमिलरली जो 1 होगा उसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 2 होगा उसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 2 - 2, और पूरे को डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, तो उस केस में भी हमें मिलेगा 0। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एक रो मिल रही है जो कि पूरी तरीके से 0 से फिल है।
तो यहाँ पर ये जो रो होती है इसको हम लोग बोलते हैं रो ऑफ ज़ीरो। तो जब हमें रो ऑफ ज़ीरो मिलती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमें फर्स्ट कॉलम का अगर कोई भी एलिमेंट अगर ज़ीरो मिलता है तो उस केस में हम लोग ज़ीरो के जगह पुट करते हैं एप्सिलॉन, और जो पूरा जो एक टेबल होता है उसको हम लोग टैबुलेट करते हैं। फिर उसके बाद एप्सिलॉन की जगह हम लोग पुट करते हैं ज़ीरो, और हम लोग देखते हैं कि साइन चेंज अपीयर कर रहा है या नहीं। सिमिलरली अगर हमें रो ऑफ ज़ीरो अगर मिलता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं, और जो डिफरेंशिएशन के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं या फिर जो डिफरेंशिएशन का जो आउटकम्स होता है उसको हम लोग पुट कर देते हैं रो ऑफ ज़ीरो की जगह। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिल रही है एक रो ऑफ ज़ीरो, तो ये जो रो ऑफ ज़ीरो के जो ऊपर वाली जो रो होगी उसको कंसिडर करते हुए हम लोग बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पर ये वाली है रो ऑफ ज़ीरो, तो इसके ऊपर वाली जो रो है इसको हम लोग कंसिडर करते हुए बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो होगी s टू द पावर 4 प्लस 3s टू द पावर 2 प्लस 2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग ये वाली रो कंसिडर कर रहे हैं, तो s टू द पावर 4, s टू दी पावर 4 इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया प्लस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जब भी हम लोग s टू दी पावर इवन वाले टर्म्स को कंसिडर करते तो जो s टू दी पावर जो ऑड वाले जो टर्म्स होते उसको हम लोग स्किप कर देते। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया s टू दी पावर 4, तो उस केस में जो 3s टू दी पावर 3 ये जो टर्म्स होगा उसको हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि s टू दी पावर ऑड वाला टर्म है, हमें कंसिडर करना है s टू दी पावर इवन वाला टर्म। तो हम लोग कंसिडर करेंगे 3s टू दी पावर 2, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्लस 3s टू दी पावर 2, फिर उसके बाद यहाँ पर s टू दी पावर 0 जिसको हमने कंसिडर किया प्लस 2। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। या फिर अगर हम लोग देखें सिंपली ये वाली जो रो होगी, यहाँ पर ये s टू दी पावर 4 और यहाँ पर ये 1, तो हमें मिल जाएगा s टू दी पावर 4, और यहाँ पर ये जो 3 होगा वो हो जाएगा s टू दी पावर 2 के साथ, तो हमें मिल जाएगा प्लस 3 इंटू एस टू दी पावर 2 प्लस साइन ये जो 2 होगा वो हो जाएगा s टू दी पावर 0 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें मिल गया ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग कैसा फॉर्म करते हैं इसके बारे में भी हमें पता चल गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग वो रो को कंसिडर करते हैं, और वो रो के जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कंबाइन करके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। और जब भी हम लोग s टू दी पावर ऑड वाले टर्म्स कंसिडर करेंगे तो s टू दी पावर इवन वाले टर्म्स अपीयर नहीं करेंगे, और जब भी s टू दी पावर इवन वाले टर्म्स कंसिडर करेंगे तो उस केस में s टू दी पावर ऑड वाले टर्म्स नहीं होते। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वैसे तो जब भी हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे वो s टू दी पावर इवन वाले टर्म्स के साथ ही एसोसिएटेड होगा, s टू दी पावर ऑड वाले टर्म्स के साथ कभी भी एसोसिएट नहीं हो सकता ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो हमेशा एसोसिएटेड होगा s टू दी पावर इवन वाले टर्म्स के साथ। तो यहाँ पर हमने बनाई है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसका हमें डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है। तो s टू दी पावर 4 अगर इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू एस टू दी पावर 3 प्लस यहाँ पर s टू दी पावर 2 अगर 3 इंटू एस टू दी पावर 2 अगर इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा 6s। तो यहाँ पर हमें मिला 4 और यहाँ पर हमें मिला 6, तो ये जो 4 और जो 6 होगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने पुट किया 4, यहाँ पर हमने पुट किया 6। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली जो टेबल होगा उसको हम लोग टैबुलेट करेंगे। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6, तो हमें मिलेगा 12 माइनस 6। पूरे को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ तो उस केस में हमें मिलेगा 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर 2 यहाँ पर 0, जब इसको हम लोग आगे फिल करें तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर 2। तो हमें सिर्फ कंसिडर करना है फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट। तो फर्स्ट कॉलम के जितने भी जो एलिमेंट्स है उसमें कोई साइन चेंज नहीं है, तो साइन चेंज नहीं है तो इसका मतलब क्या, सिस्टम स्टेबल रहेगा क्या? सिस्टम स्टेबल कभी भी नहीं रह सकता अगर हमें रो ऑफ 0 मिलती है। तो अगर हमें रो ऑफ 0 अगर मिल जा रही है RH टेबल में तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो कभी भी स्टेबल नहीं रहने वाला। जो सिस्टम होगा वो या तो अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनल स्टेबल होगा। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसका रीज़न क्या होता है। अगर हमें साइन चेंज अगर नहीं मिल रही है RH टेबल में और अगर हमें रो ऑफ 0 मिलती है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो कभी स्टेबल नहीं रहने वाला। रो ऑफ 0 इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल या फिर होगा मार्जिनल स्टेबल। तो अगर हमें रो ऑफ 0 मिलती है तो उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और अगर रो ऑफ 0 मिलती है तो उस केस में सिस्टम मार्जिनल स्टेबल और अनस्टेबल क्यों होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब तक क्या हमें समझ में आ गया है, जब भी अगर हमें रो ऑफ 0 मिलेगी तो उस केस में हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो रो ऑफ 0 के ऊपर वाले रो के साथ एसोसिएटेड होगा, और वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसका हम लोग डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे, और वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो आउटकम होगा उसको हम लोग रो ऑफ 0 की जगह पुट कर देंगे।
तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रो ऑफ ज़ीरो अगर हमें मिलती है तो उस केस में क्या होगा। अगर हमें रो ऑफ ज़ीरो अगर मिलती है RH टेबल में तो उस केस में सिस्टम में होने वाली है सिमेट्रिसिटी। उस केस में हमें जो पोल्स मिलेंगे वो हो गए सिमेट्रिकल पोल्स। रो ऑफ ज़ीरो मिलेगा, इसका मतलब सिस्टम में सिमेट्रिसिटी, इसका मतलब सिमेट्रिकल पोल्स। तो सिमेट्रिकल पोल्स किस तरीके से होते हैं हमें पता है। सिमेट्रिकल पोल्स हमने देखा है, सिमेट्रिकल पोल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर एक पोल अगर हमें RHS में मिल रहा है तो एक जो पोल होगा वो LHS में होगा। यहाँ पर हमने एक पोल कंसीडर किया जो कि +2, तो यहाँ पर भी एक पोल होगा जिसको हमने कंसीडर करना होगा -2। और ये जो पोल्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल पोल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर पोल होता है j⍵, तो यहाँ पर भी एक पोल होगा जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे -j⍵। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिमेट्रिकल पोल्स मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी होगी, तो उस केस में जो पोल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल पोल्स। यहाँ पर अगर LHS में अगर एक पोल है तो RHS में भी एक पोल लाई करेगा, या फिर अगर RHS में अगर एक पोल लाई करता है तो LHS में भी एक पोल लाई करेगा। सिमिलरली यहाँ पर एक पोल लाई करता है तो उस केस में यहाँ पर भी एक पोल लाई करेगा। तो कुछ इस तरीके से जो पोल्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल पोल। तो यहाँ पर टोटल जो सिमेट्रिकल पोल्स है वो हमें 4 दिखाई दे रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स यहाँ पर 4 है। सिमिलरली अगर हम लोग कंसीडर करें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल, जो कि हम लोग कंसीडर करते हैं अंडर डैम सिस्टम के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स होते हैं वो हमेशा पैर में होते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक पोल, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल होते हैं सबसे पहले वो पैर में होते हैं। यहाँ पर ये दोनों जो पोल्स हो गए वो सिमेट्रिकल पोल नहीं हो गए, ये दोनों एक पोल के पैर है, ये दोनों एक पोल्स के कॉम्बिनेशन है। और ये जो कॉम्बिनेशन है पोल का ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स के लिए होता है। तो यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल अगर इधर होता है तो RHS में भी एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल लाई करेगा जो कि यहाँ पर होगा, जो कि पैर में होगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल अगर -3 + 3 ये होता है तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल होगा वो होगा +3 + 3 Z। तो अगर रो ऑफ ज़ीरो अगर अपीयर करती है तो इसका मतलब सिस्टम में होने वाली है सिमेट्रिसिटी। रो ऑफ ज़ीरो विल कम इफ़ देयर इज़ सिमेट्रिसिटी इन सिस्टम। अगर सिस्टम में अगर सिमेट्रिसिटी होती है तो इसका मतलब रो ऑफ ज़ीरो अपीयर करेगा। या फिर रो ऑफ ज़ीरो अगर हम लोग को RH टेबल में अगर मिलता है तो उस केस में सिस्टम में होने वाली है सिमेट्रिसिटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें रो ऑफ ज़ीरो मिलता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो या तो मार्जिनल स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया, ये है एस प्लेन के LHS में हमने कंसीडर किया 2 पोल्स। एस प्लेन के LHS में हमने कंसीडर किया यहाँ पर एक पोल और यहाँ पर एक पोल। तो अगर हम लोग देखें RHS में एक भी पोल लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो स्टेबल सिस्टम होगा। अभी हमने क्या किया, हमने RH टेबल को जो सिस्टम होगा वो स्टेबल सिस्टम होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया। LHS में 2 पोल लाई कर रहा है, RHS में एक भी पोल नहीं है, सिस्टम स्टेबल सिस्टम है। हमने RH क्राइटेरिया कंसीडर किया, हमने RH टेबल को टैबुलेट किया। RH टेबल को टैबुलेट करने के बाद हमें मिल जाती है रो ऑफ ज़ीरो। रो ऑफ ज़ीरो इसका मतलब सिमेट्रिकल पोल्स हो गए। तो ये दोनों में से एक पोल के रेस्पेक्ट में एक ना एक पोल RHS में लाया करेगा, और जैसे ही एक पोल RHS में चले जाता है तो जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो अगर ROZ अगर होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा, कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता सिस्टम। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया LHS में 2 पोल्स लाया कर रहे और यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस पर 2 पोल्स लाया कर रहे। हमने प्लॉट किया RH टेबल और हमें मिल गए सिमेट्रिकल पोल्स, हमें मिल गए रो ऑफ ज़ीरो, नॉट सिमेट्रिकल पोल्स, हमें मिल गया रो ऑफ ज़ीरो। तो हमें रो ऑफ ज़ीरो मिला, इसका मतलब ये LHS में 2 पोल्स जो लाए कर रहे वो दोनों के रेस्पेक्ट में 2 पोल्स RHS में भी लाए करेंगे, और यहाँ पर जो 2 पोल्स लाए कर रहे ये दोनों के रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी 2 पोल्स लाए करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो केस होगा वो होगा अनस्टेबल सिस्टम का केस, और ये वाला जो केस होगा जहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस पर पोल्स लाए कर रहे वो वाला जो पोल्स होगा वो होगा मार्जिनल स्टेबल सिस्टम का केस। या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो LHS है वहाँ पर कोई पोल्स नहीं है, और यहाँ पर ये जो इमेजिनरी एक्सिस है वहाँ पर 2 पोल्स लाए कर रहे हैं। RH टेबल हमने टैबुलेट किया और हमें मिल गया रो ऑफ ज़ीरो। इसका मतलब ये दोनों पोल के रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी 2 पोल्स लाए करेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 पोल्स अगर लाए करें तो उस केस में जो सिस्टम होगा मार्जिनल स्टेबल सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पर हमने कंसीडर किया सिस्टम में 4 पोल है। अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें टोटल सिमेट्रिकल पोल्स कितने हो गए, यहाँ पर अगर टोटल सिमेट्रिकल पोल्स अगर 4 होते हैं, यहाँ पर जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो हो गए 4। ये वाले केस में जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो हो गए 2। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया था 4 पोल का सिस्टम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है s टू दी पावर इवन टर्म्स की रो के साथ, s टू दी पावर ऑड टर्म्स की रो के साथ ऑक्सिलरी इक्वेशन कभी एसोसिएटेड नहीं हो सकता। और जो रो ऑफ ज़ीरो होता है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है, जो रो ऑफ ज़ीरो होता है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है s टू दी पावर ऑड वाले टर्म्स के साथ।
रो ऑफ ज़ीरो हमेशा एसोसिएटेड होगा एस टू दी पावर ऑड वाले टर्म्स के साथ, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो हमेशा एसोसिएटेड होगा एस टू दी पावर इवन वाले टर्म्स के साथ। मतलब जो रो ऑफ ज़ीरो होगा वो हमें मिलेगा एस टू दी पावर 3 वो वाली जो रो होगी उसके साथ, या फिर एस टू दी पावर 1, या फिर एस टू दी पावर 5, एस टू दी पावर 7, जितने भी एस टू दी पावर ऑड वाले जो टर्म्स होंगे उसके साथ एसोसिएटेड होगा रो ऑफ ज़ीरो। और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो हमेशा एसोसिएटेड होता है एस टू दी पावर 4, एस टू दी पावर 6, एस टू दी पावर 2, एस टू दी पावर 8 वाले जो टर्म्स होते हैं उसके साथ, मतलब वो जो टर्म्स की जो रो होती है उसके साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका रीज़न क्या होता है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो एस टू दी पावर और जो इवन वाले टर्म्स होते हैं उसके साथ एसोसिएटेड होता है, और जो रो ऑफ ज़ीरो होता है वो एस टू दी पावर जो ऑड वाले जो टर्म्स होते हैं उसके साथ एसोसिएटेड होता है, टर्म्स के रो के साथ एसोसिएटेड होता है। तो उसका रीज़न क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया ऑक्सिलरी इक्वेशन एस टू दी पावर 4 + 3 एस टू दी पावर 2 + 2, तो ये हमने कंसिडर किया ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अगर हम लोग ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स को कंसिडर करें तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के हेल्प से हमें मिलती है सिमेट्रिकल पोल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है इसके हेल्प से हमें मिल जाती है सिमेट्रिकल पोल्स। सिमेट्रिकल पोल्स मिलती है मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया हमें रो ऑफ ज़ीरो मिलेगी, तो रो ऑफ ज़ीरो के वजह से सिस्टम में लाया करेंगे सिमेट्रिकल पोल्स। तो कितने सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो हमें मिल जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन के हेल्प से। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के हेल्प से हमें मिल जाएगा सिस्टम में कितने सिमेट्रिकल पोल्स लाया करेंगे। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है एस टू दी पावर इवन वाले टर्म्स के साथ, और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के हेल्प से हमें मिलता है सिमेट्रिकल पोल्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला जो इवन नंबर्स होते हैं वो सिमेट्रिसिटी फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो 2 या फिर जो 4 या फिर जो 6, ये जो जितने भी जो इवन नंबर्स होते हैं वो सिमेट्रिसिटी फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एग्जांपल एज्यूम किया है, यहाँ पर ये जो 2 पोल्स है वो सिमेट्रिसिटी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 4 पोल्स है वो सिमेट्रिसिटी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर 6 पोल्स सिमेट्रिसिटी फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिमेट्रिसिटी होती है वो हमेशा एसोसिएटेड होती है इवन नंबर के साथ, जैसे कि 2, 4, 6, 8 हो गया। सिमिलरली जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन के हेल्प से हमें मिलता है सिमेट्रिकल पोल्स, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो इसलिए एसोसिएटेड होता है एस टू दी पावर इवन वाले टर्म्स के साथ। तो जो एस टू दी पावर इवन वाले जो टर्म्स होते हैं उसके ही हेल्प से हमें मिलता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के हेल्प से हमें मिलता है सिमेट्रिकल पोल। या फिर बोल सकते हैं जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वो हमें शो करता है कि कितने सिमेट्रिकल पोल्स होंगे सिस्टम में, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यही रीज़न होता है कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है एस टू दी पावर इवन टर्म्स के साथ, क्योंकि जो इवन नंबर होते हैं वो सिमेट्रिसिटी फॉर्म कर सकते हैं, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो हमें शो करता है सिमेट्रिकल पोल्स। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला, इफ़ रो ऑफ ज़ीरो विल अकर। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रह गए थे उसको भी कंसिडर करना है। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें नोट डाउन करना होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम कब स्टेबल होगा, कब मार्जिनल स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा। हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम रो ऑफ ज़ीरो अगर हमें मिलती है तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो या तो मार्जिनल स्टेबल होता है और या फिर अनस्टेबल होता है। मगर कब मार्जिनल स्टेबल होता है और कब अनस्टेबल होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते, जो कि मैं भूल गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर हमें फर्स्ट कॉलम के कोई भी एलिमेंट में अगर साइन चेंज अगर नहीं होता है, फर्स्ट कॉलम के कोई भी एलिमेंट में अगर साइन चेंज अगर ज़ीरो होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल होगा। मगर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में अगर साइन चेंज हो जाता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो अगर हमें रो ऑफ ज़ीरो मिलती है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा मार्जिनल स्टेबल। कंडीशन ये रहेंगी कि जो फर्स्ट कॉलम के सारे जो एलिमेंट्स है उसमें साइन चेंज ज़ीरो रहना चाहिए। और अगर रो ऑफ ज़ीरो मिलती है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल भी हो सकता है। अनस्टेबल कब होगा? जब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में अगर साइन चेंज होती है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। और अगर रो ऑफ ज़ीरो मिलती है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। तो अब तक के हमने रो ऑफ ज़ीरो से क्या डिस्कस किया, पहले हम लोग ये पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, तो जो सिस्टम होगा मार्जिनल स्टेबल तब होगा इफ़ देयर इज़ नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम। अगर फर्स्ट कॉलम में अगर कोई साइन चेंज नहीं होती है आर एच टेबल में तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल होगा। इन केस ऑफ वन रो ऑफ ज़ीरो वी कैन फाइंड सिमेट्रिकल पोल्स। हम लोग सिमेट्रिकल पोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आर है ड्यू टू दी रो ऑफ ज़ीरो जस्ट बाय टेकिंग दी रूट्स ऑफ एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम लोग सिमेट्रिकल पोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि रो ऑफ ज़ीरो के वजह से आर है
और जैसे कि हमने डिस्कस किया रो ऑफ ज़ीरो आएगा, इसका मतलब सिमेट्रिकल पोल्स। तो हम लोग सिमेट्रिकल पोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि रो ऑफ ज़ीरो के वजह से आ रहे। सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें चाहिए होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स होगा, या फिर वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसको कंसिडर करते हुए हम लोग जो नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स है सिस्टम में उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों का हमें नोट करना होगा। इफ़ देयर इज़ नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ RH टेबल देन सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल इन केस ऑफ वन रो ऑफ Z। We can find symmetrical poles coming due to the row of 0 just by taking the root of an auxiliary equation, जिसके बारे में हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था कि कितने सिमेट्रिकल पोल्स होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसे हमें कंसीडर करना होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो रो ऑफ 0 होता है वो हमेशा अकर होता है s टू द पावर ऑड वाले टर्म्स के साथ। रो ऑफ 0 विल ऑलवेज अकर इन ऑड पावर ऑफ s टर्म, क्योंकि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो हमेशा इवन टर्म्स के साथ बनता है, और क्यों बनता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें अब तक के हमने रो ऑफ 0 से क्या क्या सीखा। अगर हमें RH टेबल में अगर रो ऑफ 0 मिलता है तो उस केस में क्या होता है, अगर हमें रो ऑफ 0 मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्टम होगा वो स्टेबल नहीं रहेगा। दूसरा, अगर हमें रो ऑफ 0 मिलता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो या तो अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनल स्टेबल होगा। तीसरा, अगर सिस्टम अगर मार्जिनल स्टेबल होता है तो उस केस में फर्स्ट कॉलम के कोई भी एलिमेंट में साइन चेंज नहीं होगा, और अगर अनस्टेबल होता है तो उस केस में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स में होने वाला है साइन चेंज। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जो रो ऑफ 0 होता है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है s टू द पावर ऑड टर्म्स के साथ, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है s टू द पावर इवन टर्म्स के साथ। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट अगर हम लोग कंसीडर करें तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमें रो ऑफ 0 मिलती है तो जो रो ऑफ 0 होती है उसके ऊपर वाली रो को कंसीडर करते हुए हम लोग बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का हम लोग डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं, और जो डिफरेंशिएशन के जो कोएफिशिएंट होते हैं उसको हम लोग रो ऑफ 0 के जगह पुट कर देते हैं। सिमिलरली इसके आगे हम लोग कंसीडर करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, इफ़ रो ऑफ 0 विल अकर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम हैविंग सेम साइन। रो ऑफ 0 अगर अकर करता है और सभी एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट की अगर साइन अगर सेम होती है तो उस केस में जो पोल्स होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे, और जो सिमेट्रिकल पोल्स होंगे वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगे, और जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल होगा। तो अगर हमें रो ऑफ 0 अगर मिलती है और अगर सब फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट में अगर साइन चेंज अगर 0 होता है, साइन चेंज अगर 0 होता है तो उस केस में जो पोल्स होंगे, जो सिमेट्रिकल पोल्स होंगे वो लाई करेंगे इमेजिनरी एक्सिस पर, और सिमेट्रिकल पोल्स अगर इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने RH टेबल टेबुलेट किया s टू द पावर 4, s टू द पावर 3, s टू द पावर 2, 1, 0। यहाँ पर हमने कंसीडर किया सभी एलिमेंट्स, और यहाँ पर हमें मिल रही है रो ऑफ 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला अगर हम लोग देखें फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल होने वाला है, और यहाँ पर हमें रो ऑफ 0 भी मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिस्टम में कितने सिमेट्रिकल पोल्स लाई करेंगे वो बराबर में हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये RH टेबल को देखते हुए हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम होगा वो मार्जिनल स्टेबल होगा क्योंकि रो ऑफ 0 अपीयर कर रही है। मार्जिनल स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि रो ऑफ 0 अपीयर कर रही है, और दूसरा साइन चेंज 0 है। साइन चेंज अगर होता तो उस केस में जो सिस्टम होता वो अनस्टेबल हो जाता, मगर जो सिस्टम होगा ये वाले केस में वो मार्जिनल स्टेबल होगा। रो ऑफ 0 अपीयर कर रही है, साइन चेंज 0 है। जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए रो ऑफ 0, इसका मतलब सिस्टम में होगी सिमेट्रिसिटी, मतलब सिमेट्रिकल पोल्स हो गए। तो जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो बराबर में हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का अगर हाईएस्ट ऑर्डर अगर 4 होता है तो उस केस में जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो हो गए 4। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले केस में जो हाईएस्ट ऑर्डर है ऑक्सिलरी इक्वेशन का वो होने वाला है 2, क्योंकि जो रो ऑफ 0 होती है उसी के ऊपर वाली रो को कंसिडर करते हुए हम लोग बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो होगा 2। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पर हमें मिल रही है रो ऑफ 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिली रो ऑफ 0, यहाँ पर ये 0 एरो की टिप जो हमें इंडिकेट कर रही है वो हमें कंसीडर करना है। ये 0, यहाँ पर ये 0, ये वाला 0 और ये वाला 0। तो यहाँ पर हमें मिल रही है कंप्लीट रो ऑफ 0। तो उसके ऊपर वाली जो रो होगी उसको कंसीडर करते हुए हम लोग बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो होगा 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो भी होने वाले 4। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है s टू द पावर 4। यहाँ पर हमने RH टेबल टेबुलेट किया s टू द पावर 4, s टू द पावर 3, s टू द पावर 2, s टू द पावर 1, s टू द पावर 0। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, यहाँ पर ये है रो ऑफ 0, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1।
यहाँ पर पक्का जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहला रो ऑफ ज़ीरो अपीयर कर रही है और दूसरा जो साइन चेंज है वो अपीयर कर रहा है। तो रो ऑफ ज़ीरो और अगर साइन चेंज अगर अपीयर करती है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल, और जो साइन चेंज होगी वो होगी 2, हैंस जो नंबर ऑफ पोल्स हो गए RHS में वो हो गए 2 साइन चेंज है तो इसका मतलब 2 हो गए पोल्स RHS में। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल कंसीडर करना है। अगर साइन चेंज अगर हमें रो ऑफ ज़ीरो मिल रही है और अगर साइन चेंज अगर रो ऑफ ज़ीरो के नीचे लाया कर रहा है तो उसी की केस में हमें कंसीडर करना होगा सिमेट्रिकल पोल। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर साइन चेंज अगर हमें रो ऑफ ज़ीरो के ऊपर मिल रही है तो उस केस में हम लोग सिमेट्रिकल पोल्स नहीं कंसीडर करेंगे। If sign change occur below row of Z then there will be symmetrical poles। अगर साइन चेंज अगर रो ऑफ ज़ीरो के नीचे होती है तो उस केस में सिमेट्रिकल पोल्स हो गए। फॉर एग्जांपल सबसे पहला अगर हम लोग देखें जो साइन चेंज है वो है 2, इसका मतलब RHS में 2 पोल्स लाया करेंगे, और जो साइन चेंज हो रही है वो रो ऑफ ज़ीरो के नीचे हो रही है तो इसका मतलब ये दोनों पोल के रेस्पेक्ट में 2 सिमेट्रिकल पोल्स लाया करेंगे LHS में। तो एक पोल हमने यहाँ पर कंसिडर किया, एक पोल हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से फिगर दिखाई देगी, और यहाँ पर जो टोटल जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो बराबर में हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन के। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसीडर किया है एक एग्जांपल। यहाँ पर ये हमने एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए कंसीडर किया था। अगर रो ऑफ ज़ीरो के नीचे अगर साइन चेंज अगर मिलती है तो उस केस में सिमेट्रिकल पोल्स हो गए। अगर रो ऑफ ज़ीरो के ऊपर अगर साइन चेंज अगर होती है तो उस केस में सिमेट्रिकल पोल्स नहीं हो गए, जो कि हमें ये वाला एग्जाम्पल शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है एग्जाम्पल कंसीडर किया है, सिर्फ हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया है, जितने भी हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया है। एस टू दी पावर 4 यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रो ऑफ ज़ीरो एस टू दी पावर इवन वाले टर्म्स के साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर ये हमने सिर्फ जस्ट एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया एस टू दी पावर 4 एस टू दी पावर 3 एस टू दी पावर 2 1 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल रही है रो ऑफ ज़ीरो, यहाँ पर हमें मिल रहा है एक साइन चेंज और यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 साइन चेंज। तो जो टोटल जो साइन चेंज हो गए यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा साइन चेंज कितने। तो जो साइन चेंज होगा वो टोटल 3 होगा। कितने कैसे 3 हो गए, यहाँ से 1 से -1 एक साइन चेंज, -1 से 0 दूसरा साइन चेंज, फिर साथ 1 से -1 यहाँ पर तीसरा साइन चेंज। 3 साइन चेंज है, इसका मतलब जो रो ऑफ ज़ीरो हो गए वो RHS में लाया करेंगे। 3 साइन चेंज है, इसका मतलब जो रो ऑफ ज़ीरो जो पोल्स हो गए वो RHS में लाया करेंगे। सॉरी, अगर 3 साइन चेंज अगर होता है तो उस केस में जो पोल्स हो गए वो RHS में लाया करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है 3 साइन चेंज, इसका मतलब 3 पोल्स RHS में लाया करेंगे। और जो एक साइन चेंज है वो रो ऑफ ज़ीरो के नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये तीनों में से एक पोल के रेस्पेक्ट में एक पोल LHS में लाया करेगा, क्योंकि एक पोल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी होगी, क्योंकि रो ऑफ ज़ीरो के नीचे एक साइन चेंज है तो एक पोल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल पोल बनेगा, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो अगर साइन चेंज अगर अकर करता है रो ऑफ ज़ीरो के ऊपर, if sign change occur above ROZ then the system will be symmetrical then there will be no symmetrical poles in LHS। if sign change occur above ROZ, रो ऑफ ज़ीरो के ऊपर अगर साइन चेंज अगर होता है तो कोई सिमेट्रिकल पोल्स अकर नहीं करेगा LHS में, then there will be no symmetrical poles in LHS। तो अब तक के हमने क्या डिस्कस किया है, दोनों जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये हमने जो एग्जांपल जो कंसीडर किया था, यहाँ पर जो रो ऑफ ज़ीरो है वो एस टू दी पावर इवन टर्म्स के साथ एसोसिएटेड है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी इवन टर्म्स के साथ एसोसिएटेड है, मगर ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। मगर एक्चुअल में अगर हम लोग देखें जो रो ऑफ ज़ीरो होगा वो एस टू दी पावर ऑड टर्म्स के साथ एसोसिएटेड होगा। तो इफ़ साइन चेंज अकर बिलो ROZ, अगर साइन चेंज अगर होती है रो ऑफ ज़ीरो के नीचे तो उस केस में सिमेट्रिकल पोल्स लाया करेंगे LHS में। सिमिलरली इफ़ साइन चेंज अकर अबोव ROZ, अगर साइन चेंज अगर रो ऑफ ज़ीरो के ऊपर होती है तो उस केस में जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो 0 हो गए LHS में। तो रो ऑफ ज़ीरो के ऊपर साइन चेंज, इसका मतलब सिमेट्रिकल पोल्स नहीं हो गए। रो ऑफ ज़ीरो के नीचे अगर साइन चेंज होता है तो उसका मतलब सिमेट्रिकल पोल्स एग्जिस्ट करेंगे LHS में। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें 2 रो ऑफ ज़ीरो मिलेंगे। यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें रो ऑफ ज़ीरो मिलती है तो उस केस में क्या होता है, सिस्टम कब अनस्टेबल होता है और कब मार्जिनल स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता जब अगर रो ऑफ ज़ीरो अपीयर करेंगी तो अभी यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया जिसमें हम लोग देखेंगे अगर 2 रो ऑफ ज़ीरो अगर अपीयर करता है तो उस केस में क्या होगा। अगर हमें 2 रो ऑफ ज़ीरो अगर RH टेबल में अगर मिलता है तो उस केस में क्या होगा।
तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस टू द पावर 6 प्लस 3 एस टू द पावर 5 प्लस 4 एस टू द पावर 4 प्लस 6 एस टू द पावर 3 प्लस 5 एस टू द पावर 2 प्लस 3 एस प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग आर एच टेबल टैबुलेट करेंगे। हमें पता है टेक्निक कैसी है, एस टू द पावर 6 एस टू द पावर 5 एस टू द पावर 4 एस टू द पावर 3 एस टू द पावर 2 एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0। एस टू द पावर 6 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। अल्टरनेटिवली हमें पूरा टेबल फिल करना है। एस टू दी पावर 5 को स्किप करते हुए एस टू दी पावर 4 इसका जो कोएफिशिएंट होगा 4, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। एस टू दी पावर 3 को स्किप करते हुए एस टू दी पावर 2 का जो कोएफिशिएंट होगा 5। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिलेगा 2। तो ये जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है 2 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, तो ये 2 के नीचे होगा 0, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एस टू दी पावर 5 इसका जो कोएफिशिएंट होगा 3, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। एस टू दी पावर 4 को स्किप करते हुए एस टू दी पावर 3 इसका जो कोएफिशिएंट है 6, और सिमिलरली यहाँ पर हमें मिलेगा 3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो 2 होगा वो ये वाले कॉलम में आ जाएगा, एक रो को स्किप करते हुए मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर ये वाला जो 2 होगा वो ये वाले कॉलम में आ जाएगा, ये रो को स्किप करते हुए मतलब यहाँ पर। सिमिलरली ये जो 2 होगा वो ये वाले कॉलम में आ जाएगा, एक रो को स्किप करते हुए मतलब यहाँ पर। तो जब भी हमें, जब ये मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी हम लोग ये जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और उसके नीचे अगर 0 मिल रहा है, अगर 0 नहीं मिल रहा है तो उस केस में हम लोग शिफ्टिंग नहीं कर सकते। अगर हम लोग लास्ट वाला एलिमेंट कंसिडर करें और अगर हमें 0 मिल रहा है तो उस केस में हम लोग शिफ्टिंग कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें एस टू दी पावर 5 उसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। अब ये पूरा आर एच टेबल हम लोग फिल करेंगे। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 15 माइनस 3, पूरे को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, तो उस केस में हमें मिलेगा 4। 3 को सिमिलरली ऐसा पूरा टेबल फिल करेंगे। हमें पता है किस तरीके से टेबल फिल करते हैं। यहाँ पर हमें मिलेगा 2, यहाँ पर हमें मिलेगा 0। सिमिलरली ये जो 2 होगा उसको हम लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 3 होगा उसको हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0, और यहाँ पर भी हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पर हमें मिल रही है एक रो ऑफ 0। तो यहाँ पर हमें बनाना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो एस टू दी पावर इवन टर्म्स के साथ एसोसिएटेड होगा। मतलब ये वाली जो रो होगी एस टू दी पावर इवन टर्म्स की जो रो होगी उसके साथ एसोसिएटेड होगा। तो एस ये वाली जो रो है जिसको ये एरो की टिप शो कर रही है उसको कंसिडर करते हुए अभी हम लोग बनाने वाले ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन 1, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू एस टू दी पावर 4 प्लस 4 इंटू एस टू दी पावर 2 प्लस 2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 इंटू एस टू दी पावर 4, एस टू दी पावर 3 तो कंसिडर नहीं करेंगे, प्लस 4 इंटू एस टू दी पावर 2, फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू एस टू दी पावर 0। अल्टीमेटली यहाँ पर हमें मिलेगा 2 इंटू एस टू दी पावर 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसका अगर डिफरेंशिएशन अगर परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन 1, इसको हमने कंसिडर किया ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एस, तो हमें मिल जाएगा 8s टू दी पावर 3 प्लस 8s। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये एक हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर हमें मिल गया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है जिसको हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये 8 और यहाँ पर ये जो 8 है उसको अभी हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर 8 हमने कंसिडर किया और यहाँ पर हमने कंसिडर किया 8। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन का हमने डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया, और जो डिफरेंशिएशन के जो आउटकम है उसको हमने यहाँ पर रो ऑफ 0 की जगह पुट कर दिया, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8। सिमिलरली यहाँ पर ये 0 होगा और यहाँ पर ये 0 होगा। सिमिलरली ये जो 8 होगा इसको हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें मिलेगा 2, यहाँ पर हमें मिलेगा 0 और यहाँ पर हमें मिलेगा 0। सिमिलरली 2 को 8 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 8 होगा उसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। तो यहाँ पर हमें दूसरी रो ऑफ 0 मिल गई है। तो यहाँ पर हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा, और वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा ये एस टू दी पावर 2 ये वाला जो टर्म्स होगा उसकी रो के साथ एसोसिएटेड होगा, मतलब ये वाली रो के साथ एसोसिएटेड होगा। तो हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 इक्वल टू 2 इंटू एस टू दी पावर 2 प्लस 2। अब इसका भी अगर हम लोग डिफरेंशिएशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू एस, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4s। तो जो 4 होगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें दो रो ऑफ ज़ीरो मिल रही है, तो अगर हमें दो रो ऑफ ज़ीरो मिले तो उस केस में सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला अगर हम लोग देखें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो कितना होगा। यहाँ पर हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिली और दूसरी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें यहाँ पर मिली, तो ये वाली जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसे हमें कंसिडर करना है, तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो होगा 4। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है ऑक्सिलरी इक्वेशन का वो है 4। इसका मतलब सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स जो कि लाई करेंगे वो होने वाले 4। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हमें दो रो ऑफ ज़ीरो मिलती है तो उस केस में क्या होगा। और यहाँ पर जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का वो बराबर में होगा सिमेट्रिकल पोल्स की, जिसको हमने यहाँ पर लिखा। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है ऑक्सिलरी इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर हमें कंसिडर करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर नहीं कंसिडर करना है जो कि होगा 6। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो होगा 4 और जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो बराबर में हो गए 4 के। जो नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो 4 के बराबर में हो गए। तो सिमिलरली अगर हमें रिपीटेड पोल्स, अगर हमें दो रो ऑफ ज़ीरो अगर मिलता है आरएच टेबल में, अगर हमें दो रो ऑफ ज़ीरो मिलता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। व्हेन 2 रो ऑफ ज़ीरो अपीयर इन आरएच टेबल, अगर आरएच टेबल में दो रो ऑफ ज़ीरो अपीयर करता है या फिर दो से ज़्यादा अगर रो ऑफ ज़ीरो अपीयर करता है तो उस केस में सिमेट्रिकल पोल्स तो हो गए, मगर जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो हो गए रिपीटेड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल। तो अगर हमें दो रो ऑफ ज़ीरो मिल रही है तो उस केस में जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स हो गए वो हो गए 2। सिमिलरली अगर हमें 3 रो ऑफ ज़ीरो मिल रही है तो उस केस में हमें मिलेगी सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स 3। तो अगर रो ऑफ ज़ीरो मिल रही है तो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स 2, 3 रो ऑफ ज़ीरो मिल रही है तो उस केस में सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स हो गए 3, 4 अगर हमें रो ऑफ ज़ीरो मिल रहा है तो उस केस में जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स हो गए वो हो गए 4। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोई साइन चेंज नहीं है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें टेबल में कोई साइन चेंज नहीं है, फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं है, तो इसका मतलब सारे के सारे जो पोल्स होंगे वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगे। नो साइन चेंज इज़ देयर, हैंस नो पोल्स आर प्रेजेंट इन RHS ऑफ एस प्लेन। कोई साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब कोई भी पोल्स एस प्लेन के RHS में लाई नहीं करने वाले। तब तक के हमने क्या डिस्कस किया, अगर हमें रो ऑफ ज़ीरो अगर 2 बार मिलती है तो उस केस में हमें मिलेंगे सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल। सिमिलरली अगर हमें 3 रो ऑफ ज़ीरो मिल रही है तो उस केस में हमें मिलेंगे 3 सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल। अगर हमें 4 रो ऑफ ज़ीरो मिल रही है तो उस केस में हमें मिलेंगे 4 सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स। तो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स किस तरीके से होते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स हो गए वो एक के ऊपर एक हो गए, मतलब सिमेट्रिकल पोल्स तो हो गए मगर जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स हो गए वो एक के ऊपर एक हो गए। फॉर एग्जाम्पल दो अगर हमें रो ऑफ ज़ीरो मिली तो हमने कहीं प्लॉट किया 2 सिमेट्रिकल पोल्स, तो जहाँ पर हमने जिस पॉइंट पर 2 सिमेट्रिकल पोल्स प्लॉट किया है उस सेम पॉइंट पर और 2 सिमेट्रिकल पोल्स लाई करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स। तो जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स हो गए कुछ इस तरीके से हो गए। एक्चुअली यहाँ पर मैंने थोड़ा रॉन्ग ड्रॉ कर दिया। तो जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स हो गए कुछ इस तरीके से हो गए। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हाईएस्ट ऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वो है 6। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ पोल्स हो गए वो हो गए 6। जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो हमें शो करता है नंबर ऑफ पोल्स। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो है 6। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पोल्स हो गए वो हो गए 6। 2 रो ऑफ ज़ीरो मिली है, इसका मतलब जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स हो गए वो हो गए 2। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स 2 है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो सिमेट्रिकल पोल्स है वो एक के ऊपर एक रिपीटेड है, हैंस ये जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वो 2 है। तो अगर 2 ROZ मिलेगी तो उस केस में हमें 2 सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल, मतलब एक के ऊपर एक हमें 2 सिमेट्रिकल पोल्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर हमें 3 ROZ मिलती है तो उस केस में एक के ऊपर एक हमें 3 सिमेट्रिकल पोल्स मिलेंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स। बाकी के जो 2 पोल्स हो गए उसको हम लोग LHS में ड्रॉ करेंगे, भूल के भी हम लोग RHS में ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि RHS में हमें तभी ड्रॉ करना होगा जब साइन चेंज होगा। तो अगर जब हमारे इक्वेशन में जब फर्स्ट कॉलम के कोई भी एलिमेंट में जब साइन चेंज ही नहीं है तो उस केस में हम लोग RHS में पोल्स क्यों ड्रॉ करें। तो जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स हो गए उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हमें सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स मिलता है तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो अनस्टेबल होता है। रिपीटेड पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर रिपीटेड पोल्स होते इमेजिनरी एक्सिस पर तो जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल। व्हेन पोल्स आर रिपीटेड ऑन इमेजिनरी एक्सिस, जब पोल्स रिपीटेड होते हैं इमेजिनरी एक्सिस पर तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम होगा।
यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक इक्वेशन, तो अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, अगर हमें दो रो ऑफ जीरो मिलती है तो उस केस में हमें मिलेंगे सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल, मतलब जो सिमेट्रिकल पोल्स होंगे वो एक के ऊपर एक होंगे, और अगर सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स मिलता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम होगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक क्वेश्चन s टू द पावर 4 प्लस s टू द पावर 3 माइनस s माइनस 1 इक्वल टू 0, हमें पोल्स को प्लॉट करना है। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको देखते हुए हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। सबसे पहला देखिए s टू द पावर 3, मतलब यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको हम लोग देखते हुए क्या हम लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी पर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये s टू द पावर 3 है मगर s टू द पावर 2 मिसिंग है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइन चेंज हो रहा है तो उस केस में भी जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रूफ ऐसे कि जिनके रेस्पेक्ट में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग वही प्रूफ करेंगे कि जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। यहाँ पर साइन चेंज 2 बार है तो इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल क्योंकि साइन चेंज प्रेजेंट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, और जो s टू द पावर 2 है वो भी मिसिंग है। तो अगर हम लोग RH टेबल अगर टैबुलेट करना चाहे तो हमें मिलेगा s टू द पावर 4, s टू द पावर 3, s टू द पावर 2, s टू द पावर 1, s टू द पावर 0। s टू द पावर 4 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें s टू द पावर 3 को स्किप करते हुए s टू द पावर 2 तो है ही नहीं तो हो जाएगा 0। सिमिलरली s टू द पावर 1 जो हो जाएगा -1, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो -1 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर ये जो -1 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया तो उसके नीचे आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें s टू द पावर 3 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। s टू द पावर 2 तो है ही नहीं तो जो s टू द पावर 1 इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा -1, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। पूरे टेबल को अभी हम लोग फिल करेंगे, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, तो उस केस में हमें यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर हमें मिलेगा -1, यहाँ पर हमें मिलेगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको जब हम लोग आगे फिल करें, पूरे टेबल को फिल करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2, यहाँ पर यहाँ पर हमें मिलेगा 0 नॉट 2, यहाँ पर हमें मिलेगा 0, यहाँ पर हमें मिलेगा 0, यहाँ पर मिलेगा 0। मतलब 1 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें और पूरे को 1 के साथ डिवाइड कर दे तो उस केस में हमें मिलेगा 0। और यहाँ पर ये 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ पर ये वाला जो 1 है उसको ये वाले 0 के साथ मल्टीप्लाई माइनस ये वाले 1 को ये वाले 0 के साथ मल्टीप्लाई, पूरे को डिवाइड कर देंगे 1 के साथ तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0, और यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पर हमें एक रो ऑफ 0 मिली तो यहाँ पर हमें बनाना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो ये रो ऑफ 0 के ऊपर वाले रो को कंसिडर करते हुए हमें बनाना होगा। तो ये ऊपर वाली रो को कंसिडर करते हुए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 जो होगा s टू द पावर 2 -1, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग परफॉर्म करें तो हमें मिलेगा 2s, और ये जो 2 होगा उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 2s को हमने यहाँ पर कंसिडर किया और यहाँ पर हमें मिल रहा है -1, यहाँ पर हमें -1 मिल रहा है, और जो साइन चेंज है वो रो ऑफ 0 के नीचे अपीयर कर रही है, इसका मतलब एक पोल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी होगी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल नंबर ऑफ पोल्स हो गए वो बराबर में हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो है 4। और जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स, हम लोग जो सिमेट्रिकल पोल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो बराबर में होगा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है ऑक्सिलरी इक्वेशन का वो है 2, तो इसका मतलब जो सिमेट्रिकल पोल्स होने वाले वो हो गए 2। तो यहाँ पर हमने लिखा जो टोटल नंबर ऑफ पोल्स हो गए वो हो गए 4, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो है 4, और जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो हो गए 2, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो है 2। एज पर दी हाईएस्ट ऑर्डर आई मीन ऑक्सिलरी इक्वेशन नॉट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो सिमेट्रिकल पोल्स है वो है 2, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया क्योंकि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो है 2। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो है 2, जिसको हमने यहाँ पर शो किया है। सिमिलरली जो साइन चेंज है वो 1 है, तो जो RHS में जो पोल्स जो लाई करेगा वो 1 होगा, और जो साइन चेंज है वो रो ऑफ 0 के नीचे, इसका मतलब एक पोल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला हमें क्या नोटिस करना है, सबसे पहला अगर हमें RH टेबल दे दिया जाएगा तो उस केस में सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि साइन चेंज कितना है, और साइन चेंज के रेस्पेक्ट में हम लोग RHS में कंसिडर करेंगे पोल्स। तो साइन चेंज एक ही है तो सबसे पहला यहाँ पर एक पोल अपीयर करेगा, और रो ऑफ 0 अपीयर कर रही है, और रो ऑफ 0 के नीचे साइन चेंज है तो इसका मतलब एक पोल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी होगी। बाकी के जो 2 पोल्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। बाकी के जो 2 पोल्स है उसको हमने इमेजिनरी एक्सिस पर नहीं कंसिडर किया। उसका रीज़न ये कि अगर हम लोग देखें जो साइन चेंज है, अगर हम लोग इमेजिनरी एक्सिस पर अगर हम लोग बाकी के 2 पोल्स को अगर कंसिडर कर लेते
तो उस केस में हमें जो सिमेट्रिकल पोल्स मिलते हैं वो 4 मिलते हैं। टोटल हमें 4 सिमेट्रिकल पोल्स मिलते हैं, मगर जो हाईएस्ट ऑर्डर है ऑक्सिलरी इक्वेशन का वो है 2। तो यहाँ पर हम लोग 2 पोल्स कंसिडर नहीं कर सकते, इमेजिनरी एक्सिस पर हम लोग पोल्स नहीं कंसिडर कर सकते। इफ़ वी कंसिडर पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, अगर हम लोग पोल्स को इमेजिनरी एक्सिस पर कंसिडर करें, बाकी के जो 2 बचे हुए पोल अगर उसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस पर कंसिडर करें, तो जो टोटल जो पोल्स हो गए सिमेट्रिकल पोल्स वो हो गए 4। तो इमेजिनरी एक्सिस पर हम लोग पोल्स को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो 4 हो जाएंगे, मगर हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही सिमेट्रिकल पोल्स चाहिए एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो प्लॉट है इसको देखते हुए हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए और अगर हम लोग ये क्वेश्चन को कंसिडर करते हुए क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि RHS में पोल लाई कर रहा है या फिर नहीं। RHS में पोल लाई कर रहा है इसका मतलब एक साइन चेंज है, क्यों RHS में एक पोल लाई कर रहा है। यहाँ पर LHS में भी एक पोल लाई कर रहा है, इसका मतलब रो ऑफ Z अपीयर कर रहा है और जो साइन चेंज है वो रो ऑफ Z के नीचे है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें इमेजिनरी एक्सिस पर भी 2 पोल्स लाया कर रहे हैं, इसका मतलब जो टोटल जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो होने वाले 4, और जो नंबर ऑफ पोल्स हो गए पूरे सिस्टम में वो बराबर में हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर रहा होगा वो भी होगा 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पोल्स है RHS में वो 1 है और जो साइन चेंज है वो भी 1 है, रो ऑफ Z भी 1 है और जो साइन चेंज है रो ऑफ Z के नीचे हो रहा है। साइन चेंज जो हो रहा है वो रो ऑफ 0 के नीचे हो रहा है। जो सिमेट्रिकल पोल्स होगा बराबर में होगा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पोल्स है वो है 4 सिमेट्रिकल पोल, जो सिमेट्रिकल पोल्स है वो 4 है, यहाँ पर 2 पोल और यहाँ पर 2 पोल, तो यहाँ पर 4 सिमेट्रिकल पोल है। इसका मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का, हाईएस्ट ऑर्डर रहा होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का वो 4 रहा होगा। तो इसको अभी हम लोग प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RH टेबल। तो इसका अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर बनाना चाहे तो हम लोग s टू द पावर 2 - 1 s टू द पावर 2 + 1 = 0। इसके आगे अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना चाहे s टू, यहाँ पर आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, s टू द पावर 1 s टू द पावर -1 s टू द पावर 2 + 1 = 0 हमने यहाँ पर क्यों कंसिडर किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें s टू द पावर 2 और यहाँ पर ये s टू द पावर 2 हमें मिल जाएगा s टू द पावर 4 + s टू द पावर 2 - s टू द पावर 2 - 1 = 0 प्लस s टू द पावर 2 - s टू द पावर प्लस s टू द पावर 2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस s टू द पावर 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा s टू द पावर 4 - 1 = 0। तो यहाँ पर हमें मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो है 4। इसका मतलब टोटल जो सिस्टम में पोल होना चाहिए वो है 4, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 पोल सिस्टम में लाया कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग RH टेबल अगर टैबुलेट करें तो हमें मिल जाएगा s टू द पावर 4 s टू द पावर 3 s टू द पावर 2 s टू द पावर 1 s टू द पावर 0। s टू द पावर 4 उसका जो कोएफिशिएंट होगा 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। s टू द पावर 3 को स्किप करते हुए s टू द पावर 2 तो है नहीं, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 0। फिर उसके बाद s टू द पावर 1 उसका जो कोएफिशिएंट होगा -1, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें s टू द पावर 3 है नहीं तो यहाँ पर हमें मिला 0। सिमिलरली जो s टू द पावर 1 भी नहीं है तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0, और यहाँ पर भी हमें मिलेगा 0। ये -1, ये वाला जो -1 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया तो उसके नीचे ऑब्वियसली आएगा 0। तो यहाँ पर हमें मिल गई रो ऑफ 0। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग यहाँ पर कैसा बनाएंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाने के लिए हमें कंसिडर करना होगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया s टू द पावर 4 - 1 = 0, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला। अभी RH टेबल को हमने यहाँ पर टैबुलेट किया s टू द पावर 4 3 2 1 0। यहाँ पर हमने जितने भी जो कोएफिशिएंट्स है उसको हमने फिल किया, यहाँ पर हमें मिलेंगी रो ऑफ 0। तो अभी हम लोग बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। जैसे कि मैं बोल रहा था ऑक्सिलरी इक्वेशन वो ये वाली रो के साथ एसोसिएटेड होगी, s टू द पावर 4 ये वाली रो के साथ एसोसिएटेड होगी, s टू द पावर 4 ये वाला जो टर्म है उसकी रो के साथ एसोसिएटेड होगी। तो उस केस में हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो मिलेगी वो होगी 1 × s टू द पावर 4 s टू द पावर 4 - 1। तो ये हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई। इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है तो हमें मिल जाएगा 4 × s टू द पावर 3। इसका डिफरेंशिएशन ये वाले ऑक्सिलरी इक्वेशन का हमें कुछ इतना मिला। तो ये जो 4 होगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, 4 को 0 के साथ, 1 को 0 के साथ डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिलेगा -1, 4 को -1 के साथ, 1 को 0 के साथ पूरे को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो -1 यहाँ पर हमें मिलेगा 0।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो कॉलम का ये वाला जो एलिमेंट है वो 0 हो रहा है, तो ये जो 0 होगा उसको हम लोग एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, एप्सिलॉन को 0 के साथ और यहाँ पर 4 को -1 के साथ और पूरे को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन के साथ। तो हमें मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, यहाँ पर हमें मिलेगा 0, यहाँ पर हमें मिलेगा 0 और यहाँ पर ये -1, ये -1 और इसके नीचे 0 आ रहा है, तो ये जो -1 होगा ये वाले कॉलम में आ जाएगा, एक रो को स्किप करते हुए मतलब यहाँ पर, और ये जो -1 होगा ये वाले कॉलम में आ जाएगा एक रो को स्किप करते हुए मतलब यहाँ पर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल साइन चेंज हमें जो दिखाई दे रही है वो एक ही साइन चेंज है, और जो साइन चेंज है वो रो ऑफ 0 के नीचे अपीयर कर रही है। और जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो साइन चेंज है वो है 1 और रो ऑफ 0 के नीचे साइन चेंज अपीयर कर रही है, और जो रो ऑफ 0 होगा वो भी होगा 1, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो रो ऑफ 0 है वो भी 1 जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, जो रो ऑफ 0 है वो भी 1 जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, जो कि हमें हमारी इन्फॉर्मेशन भी बोल रही है। जो रो ऑफ 0 है वो 1 है, और जो सिमेट्रिकल पोल होगा बराबर में होगा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो 4 होना चाहिए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो है 4। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें, आई मीन ये वाली प्लॉट अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं ये प्लॉट के हेल्प से। ये जो प्लॉट है ये प्लॉट को देखते हुए हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले RHS में एक भी पोल्स नहीं है, RHS में एक भी पोल्स नहीं है, इसका मतलब जो साइन चेंज है वो है 0 है। और दूसरा यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स है, और जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स है वो मार्जिनल आई मीन इमेजिनरी एक्सिस पर लाया कर रहे हैं। सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स है इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि जो रो ऑफ 0 होगी वो होगी 3, क्योंकि जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स है वो है 3, और जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सिमेट्रिकल पोल्स सिस्टम में जो रहे होंगे वो होंगे 6, नंबर ऑफ़ सिमेट्रिकल पोल्स 6 हो गए, और वो बराबर में हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन के, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग प्रूव करेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइन चेंज नहीं है, साइन चेंज नो बिकॉज नो पोल इज़ प्रेजेंट इन RHS ऑफ एस प्लेन। साइन चेंज नहीं है इसका मतलब RHS में एक भी पोल लाए नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका अगर हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन अगर बनाना चाहे और उसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर शो करना चाहे तो हम लोग कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3 इक्वल टू 0। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं एस स्क्वायर होल टू द पावर 3 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं एस टू द पावर 6 प्लस 3s टू द पावर 4 प्लस 3s टू द पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हेल्प से हम लोग RH टेबल को टैबुलेट करेंगे और हम लोग प्रूव करेंगे कि जो रो ऑफ 0 हमें जो मिल रही है वो 3 मिल रही है, और जो साइन चेंज है वो है 0, और जो टोटल नंबर ऑफ पोल्स हो गए पूरे सिस्टम में, टोटल जो पोल्स हो गए, टोटल सिमेट्रिकल पोल्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो हो गए वो बराबर में हो गए वो 6 होने वाले, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हाईएस्ट ऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो होगा 6, और हमें पता है सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ पोल्स हो गए वो बराबर में होते हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। कोई भी सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ पोल्स हो गए वो बराबर में हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स वो बराबर में हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन के, और जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स वो बराबर में हो गए रो ऑफ Z के, रो ऑफ 0 के। तो अगर इसका हम लोग RH टेबल अगर हम लोग टैबुलेट करें तो हमें मिल जाएगा s टू द पावर 6, s टू द पावर 5, s टू द पावर 4, s टू द पावर 3, s टू द पावर 2, s टू द पावर 1, s टू द पावर 0। s टू द पावर 6 इसका जो कोएफिशिएंट होगा 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। s टू द पावर 4 को s टू द पावर 5 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो s टू द पावर 4 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 3, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें s टू द पावर 3 है नहीं, डायरेक्टली s टू द पावर 2, तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा 3, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और यहाँ पर हमें मिलेगा 1। तो ये जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1, तो उसके नीचे आएगा यहाँ पर 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें s टू द पावर 5 है नहीं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0। सिमिलरली s टू द पावर 3 है नहीं, तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा 0, और यहाँ पर भी हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें s टू द पावर 1 नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें मिलने वाला है 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिली एक रो ऑफ 0, तो यहाँ पर हमें बनाना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी उसको हम लोग ये वाले रो को कंसिडर करते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो पहला वाला जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा
वो बराबर में होगा s टू द पावर 6 प्लस 3s टू द पावर 4 प्लस 3s टू द पावर 2 प्लस 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन 6s टू द पावर 5 प्लस 12s टू द पावर 3 प्लस 6s। तो 6 12 और जो 6 होगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 6 12 और यहाँ पर हमने पुट कर दिया 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिला 1। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2। सिमिलरली 6 को यहाँ पर 1 के साथ, 1 को 0 के साथ, पूरे को डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1। तो अगर हम लोग ये पूरे टेबल को अगर फिल करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 2 और 1। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12, 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0। 1 को 6 के साथ, 6 को 1 के साथ, पूरे को 1 के साथ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पर हमें दूसरा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा जो कि ये वाली रो के साथ एसोसिएटेड होगा, जो कि हमें ये वाली एरो शो कर रही है जो कि मूव कर रही है। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 होगा बराबर में होगा s टू द पावर 4 प्लस 2s टू द पावर 2 प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू एस टू द पावर 3 प्लस 4s। तो यहाँ पर ये जो 4 और ये वाला जो 4 है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। सिमिलरली 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर हमें मिलेगा 1। सिमिलरली यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 को 4 के साथ, 4 को 1 के साथ, पूरे को डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पर हमें तीसरी रो ऑफ 0 मिल रही है। तो यहाँ पर हमें तीसरा ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा जो कि s टू द पावर 2, ये वाला जो टर्म है उसके रो के साथ एसोसिएटेड होगा। तो जो तीसरा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं s टू द पावर 2 प्लस s। इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा 2s। तो ये जो 2 होगा उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, 2 को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली यहाँ पर ये 2 को 1 के साथ, 1 को 0 के साथ, पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर अल्टीमेटली हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला जो साइन चेंज है वो है 0, इसका मतलब जो RHS में जो पोल्स लाया करेंगे वो हो गए 0। और जो रो ऑफ Z है वो है 3 रो ऑफ 0 हमें मिल रहा है, इसका मतलब 3 सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स हो गए। और जो टोटल नंबर ऑफ जो पोल्स हो गए वो हो गए 6। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स यहाँ पर हमें 3 मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें 2 सबसे पहला सिमेट्रिकल पोल्स, फिर उसके बाद 2 के ऊपर और 2 सिमेट्रिकल पोल्स, फिर वो 2 सिमेट्रिकल पोल्स के ऊपर और 2 सिमेट्रिकल पोल्स, तो 3 सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स हमें मिल रहे हैं। और अगर इंडिविजुअल पोल्स को अगर हम लोग काउंट करें तो जो टोटल नंबर ऑफ पोल्स हो गए वो हो गए 6, जो कि बराबर में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जो हाईएस्ट ऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो है 6। तो जो इंडिविजुअल पोल्स को अगर हम लोग काउंट करें तो हमें मिल जाएगा 6। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर को देखते हुए हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। सबसे पहला RHS में 2 पोल्स लाया कर रहे हैं, इसका मतलब जो साइन चेंज होगा वो होगा 2 बार। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 पोल्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी, इसका मतलब 4 सिमेट्रिकल पोल्स है। तो यहाँ पर जो साइन चेंज होगा वो रो ऑफ 0 के नीचे होगा। सबसे पहला जो साइन चेंज है हमें क्या कंसिडर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है साइन चेंज है क्या नहीं। साइन चेंज है इसका मतलब 2 पोल्स RHS में लाए कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें LHS में भी 2 पोल्स लाए कर रहे हैं, इसका मतलब जो रो ऑफ Z है उसके नीचे साइन चेंज हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर हमें सिमेट्रिकल पोल मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें रो ऑफ 0 मिल रही है, रो ऑफ 0 ऑब्वियसली हमें मिल रही है, जिसके वजह से यहाँ पर हमें सिमेट्रिकल पोल्स मिले। तो जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो बराबर में हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, और जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का होगा 4। और सिस्टम में जो टोटल पोल्स हो गए वो भी हो गए 4, जो कि बराबर में हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। तो जो नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो हो गए 4, जो कि बराबर में हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। रो ऑफ 0 एक है और रो ऑफ 0 के नीचे साइन चेंज है, जिसके वजह से यहाँ पर हमें 2 पोल्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी मिल रही है। और जो नंबर ऑफ साइन चेंज होगा वो होगा 2, और जो साइन चेंज होगा वो रो ऑफ 0 के नीचे होगा। तो कुछ इस तरीके से एक प्लॉट को देखते हुए हम लोग इन्फॉर्मेशन शो कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, s टू द पावर 7 6 5 4 3 2 1 0। यहाँ पर हमने RH टेबल टैबुलेट किया। यहाँ पर हमें एक रो ऑफ 0 मिल रही है, यहाँ पर हमें एक रो ऑफ 0 मिल रही है, यहाँ पर हमें 2 साइन चेंज मिल रहे हैं। तो 2 रो ऑफ 0 होगी, इसका मतलब जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स हो गए, एक के ऊपर जो एक पोल्स हो गए वो 2 बार होने वाले। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें रो ऑफ 0 के नीचे 2 बार साइन चेंज हो रहा है, 2 बार साइन चेंज है, इसका मतलब 2 पोल्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी होने वाली है।
और हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ जो पोल्स हो गए पूरे सिस्टम में वो बराबर में हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि होगा 7, और जो नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोल्स हो गए बराबर में हो गए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो है 6। इसका मतलब 6 सिमेट्रिकल पोल्स सिस्टम में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सेम यहाँ पर कंसिडर किया इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हमने लिखा कि जो रो ऑफ 0 है वो है 2। इसका मतलब जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स हो गए वो हो गए 2। सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल आ जाते हैं, इसका मतलब एक के ऊपर एक हमें पोल्स को ड्रॉ करना है। और जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का वो होने वाला है 6, जिसके वजह से जो सिमेट्रिकल पोल्स हो गए वो भी हो गए 6। और जो साइन चेंज होगा वो होगा 2, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 बार साइन चेंज है, प्लस डी से माइनस ई, माइनस ई से प्लस एफ, तो 2 बार साइन चेंज है। और यहाँ पर जो पोल्स हो गए आरएचएस में वो भी हो गए 2 बार। तो जो प्लॉट होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला जो साइन चेंज है वो 2 बार है, इसका मतलब आरएचएस में 2 पोल्स, तो यहाँ पर हमने आरएचएस में 2 पोल्स कंसिडर किया। और जो साइन चेंज है वो रो ऑफ 0 के नीचे हो रहे, इसका मतलब 2 पोल्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हमें मिलेगी सिमेट्रिसिटी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने पूरे सिस्टम में, टोटल नंबर ऑफ पोल्स है 7। तो यहाँ पर हमने 4 पोल तो ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर हमने 4 पोल ड्रॉ कर लिया। बाकी के 3 पोल्स को हम लोग कहाँ पर ड्रॉ करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बाकी के जो 2 टोटल जो सिमेट्रिकल पोल्स है वो है 6 सिमेट्रिकल पोल्स है। तो बाकी के जो 2 पोल्स हो गए उसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, और हम लोग क्यों ड्रॉ कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सिमिलरली एक जो बचा हुआ पोल होगा उसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम लोग ऐसा प्लॉट अगर ड्रॉ करके आएंगे तो ये जो प्लॉट होगा वो होगा रॉन्ग। उसका रीज़न ये है कि जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स है उसे हमें एक के ऊपर एक बनाना है। तो जो सिमेट्रिकल पोल रिपीटेड पोल्स हो गए उसको हम लोग ऐसा नहीं बना सकते। सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे जो कि हमें ये वाली एरो शो कर रही है। तो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला प्लॉट अगर बना के आते तो जो प्लॉट होगा वो रॉन्ग नहीं होगा। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो बाकी के जो 2 सिमेट्रिकल पोल्स है उसको हम लोग आरएचएस में नहीं कंसीडर कर सकते, इमेजिनरी एक्सिस पर ही कंसीडर कर सकते। उसका रीज़न ये होगा कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये इमेजिनरी एक्सिस अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये इमेजिनरी एक्सिस पर ही हम लोग सिमेट्रिकल पोल्स ड्रॉ करेंगे। अगर हम लोग आरएचएस में अगर एक भी पोल ड्रॉ करें तो इसका मतलब ये कि जो साइन चेंज होगा वो होगा 3, मगर यहाँ पर जो साइन चेंज है वो है 2, 3 साइन चेंज नहीं है, 2 साइन चेंज है। तो इसलिए हम लोग आरएचएस में और एलएचएस में 2 सिमेट्रिकल पोल्स ड्रॉ नहीं कर सकते। तो बाकी के जो 2 सिमेट्रिकल पोल्स है उसको हमने इमेजिनरी एक्सिस पर ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है कि आरएचएस में हमें कितने पोल्स ड्रॉ करना और सिमेट्रिसिटी, और हमें देखना है कि सिमेट्रिकल पोल्स कितने। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया आरएचएस में हमें 2 पोल्स ड्रॉ करना है, तो आरएचएस में हमने 2 पोल्स ड्रॉ किया, बस बात खत्म। इसके बाद हमें आरएचएस में एक भी पोल्स ड्रॉ नहीं करना है। 2 पोल हमने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि साइन चेंज 2 है। तो यहाँ पर हमने 2 पोल्स ड्रॉ किया, बस इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है। और साइन चेंज अगर ROZ के नीचे होती है तो यहाँ पर हमें और 2 पोल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी हो जाएंगी। और अगर 6 पोल्स होते हैं तो बाकी के जो 2 सिमेट्रिकल पोल्स होंगे उसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। अगर 8 सिमेट्रिकल पोल्स होते तो बाकी के जो 2 पोल्स होते उसको भी हम लोग इमेजिनरी एक्सिस पर नहीं ड्रॉ करते बाकी के जो 2 पोल्स होते उसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस पर ड्रॉ करते अगर 8 पोल सिमेट्रिकल पोल्स होते तो। सिमिलरली अगर हम लोग 10 पोल्स अगर सिमेट्रिकल पोल्स होते 10 अगर सिमेट्रिकल पोल्स होते तो बाकी के भी जो पोल्स होते उसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस पर ड्रॉ करते। हाँ, अगर हम लोग देखें साइन चेंज अगर 3 बार होती यहाँ पर, अगर तो उस केस में साइन चेंज अगर 3 बार होती तो उस केस में आरएचएस में हम लोग 3 पोल्स ड्रॉ कर सकते थे और हम लोग सिमेट्रिकल पोल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते थे अगर वो साइन चेंज अगर रो ऑफ 0 के नीचे होती तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्लॉट ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल कंसिडर किया है, एस टू दी पावर 7 6 5 4 3 2 1 0। यहाँ पर हमने आर एच टेबल टैबुलेट किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रो ऑफ 0 है कि इसका मतलब सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल 0। दूसरा हमें देखना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन चेंज। फर्स्ट हमारा जो टास्क होगा वो होगा साइन चेंज। तो जो साइन चेंज है वो है 2 बार, और जो साइन चेंज है वो रो ऑफ 0 के नीचे अपियर कर रही है, इसका मतलब 2 पोल्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी होगी। रो ऑफ 0 एक ही बार अपियर कर रहा है, इसका मतलब जो सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल होगा वो 0 होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऊपर भी साइन चेंज हो रही है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो टोटल जो साइन चेंज होगी वो होगी 4। तो जो नंबर ऑफ साइन चेंज होगी वो होगी 2 + 2 = 4, प्लस से माइनस एक साइन चेंज, माइनस से प्लस दूसरी साइन चेंज, प्लस से माइनस तीसरी साइन चेंज, माइनस से प्लस चौथी साइन चेंज। तो जो नंबर ऑफ साइन चेंज है वो है 4। रो ऑफ 0 1 है, सिमेट्रिकल रिपीटेड पोल्स 0 होगा क्योंकि रो ऑफ 0 1 है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और जो पोल्स होगा वो RHS में वो होगा 4, और जो सिमेट्रिकल पोल्स होगा वो बराबर में होगा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन
और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो होगा 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी इक्वेशन का हमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑब्टेन करना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑब्टेन करने के लिए जो रो ऑफ ज़ीरो है उसके ऊपर वाली रो को कंसीडर करते हुए अगर हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन ना भी बनाए तो भी चलेगा। हमें सिर्फ कंसीडर करना है जो रो ऑफ ज़ीरो के ऊपर वाली जो रो है उसका जो ऊपर वाला जो टर्म है, आई मीन ये जो रो ऑफ ज़ीरो के ऊपर वाली जो रो है उसका जो ये वाला जो टर्म होगा s⁴, इसका जो पावर है हाईएस्ट पावर वो है 4, तो जो सिमेट्रिकल पोल्स होगी वो होगी 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर इसका हम लोग प्लॉट बनाना चाहे तो टोटल जो साइन चेंज है वो है 4। इसका मतलब RHS में 4 पोल लाया करेंगे, एक पोल यहाँ पर, दूसरा पोल यहाँ पर, तीसरा पोल यहाँ पर और जो चौथा वाला जो पोल होगा वो यहाँ पर होगा। 2 साइन चेंज रो ऑफ ज़ीरो के नीचे, तो इसका मतलब 2 पोल्स के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर सिमेट्रिसिटी मिलेंगी। बाकी का जो एक पोल होगा उसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पर हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते, तो LHS में जो लास्ट वाला जो पोल होगा 7वां वाला पोल उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो टोटल जो पोल है सिस्टम में वो है 7। तो यहाँ पर हमने एक पोल ड्रॉ किया।